नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल की बड़ी खबर पर आप सबके विचार सुनी चुके थे। कल जब प्रोग्राम चल रहा था तब ये खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा सरकार ने ले लिया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब जंतर मंतर पर आंदोलन भी खत्म हो गया और इसके बाद केंद्र सरकार अब आगे के बारे में सोच रही है कि भाई आगे क्या करना है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता दूं, प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली है। मंत्रालय में जाकर उन्होंने सीनियर अफसरों के सामने चार्ज ले लिया है। उन्हीं को चार्ज दिया गया है। फिलहाल सरकार के आदेश पर प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला है और अब सबको बस कुछ घंटों का इंतजार है कि कल पार्लियामेंट में क्या होगा। अब ये लड़ाई जंतर मंतर की सड़क की लड़ाई तो खत्म हो गई, अब ये उठकर के संग्राम जाएगा पार्लियामेंट में। कल पार्लियामेंट में पेपर लीक के खिलाफ एंटी पेपर लीक बिल पेश होने जा रहा है और यह बिल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे, जो इन वार्ताओं में भी शामिल रहे। अब इस बिल में क्या होगा, कैसे माफिया पर, नकल माफिया पर और इस सब पर नकेल कसने की तैयारी है, उसकी डिटेल आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं जरा जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। 36 दिनों के बाद जंतर मंतर कैसा दिखता है। जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों से पूरी तरीके से खाली हो चुका है। टेंट, तंबू, मंच, लाउड स्पीकर सब कुछ उखड़ चुके हैं। पूरे इलाके की सफाई की गई है। धरना खत्म हो गया है और पूरे इलाके में चेकिंग के साथ ही पुलिस की तैनाती अभी भी मौजूद है। मेट्रो स्टेशन भी खुले हुए हैं क्योंकि इस बीच सरकार ने मेट्रो स्टेशन जो हैं वो बंद कर दिए थे, लेकिन अब मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, सब जगह शांति है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कल रात से ही वहाँ पर लोग जो हैं उनका जाना शुरू हो गया था। रात तक कुछ देर, शाम तक कुछ लोग थे और उसके बाद फिर देर रात यहाँ पर सफाई कर्मी लगाए गए। 500 सफाई कर्मियों को बताया गया लगाए गए ताकि पूरा इलाका जो है वो साफ कर दिया गया है। नारे वगैरह लिख दिए गए थे जगह जगह पर, वो सब भी हटाए गए हैं। तो ये सब कुछ कल से चल रहा है। अब इसके बाद जैसा हमने आपको बताया, अब आगे सरकार क्या करेगी और ऑपोजिशन क्या करेगा। सरकार की तरफ से अब ये कोशिश होगी, जब एक बार छात्रों की मांग मान ली गई है तो इसके बाद उनको ये भी भरोसा दिया जाए कि भाई शिक्षा नीति पर, खास तौर पर स्टूडेंट्स के मुद्दों पर सरकार अब हर हद तक जाएगी आगे और कोई ऐसा मौका न दे कि कोई दोबारा फिर सरकार पर इस विषय पर खासकर कोई इल्जाम लगाए, उंगली उठाए। वही दिखाना चाहेगी अब हम बहुत प्रोएक्टिव मोड में आकर के स्टूडेंट के इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का है। शुरुआत ही पेपर लीक के मुद्दे से हुई, नीट की लड़ाई थी, नीट पेपर लीक की लड़ाई थी। तो अब देखिए कि कल पार्लियामेंट में जब बिल पेश होगा तो क्या ऑपोजिशन, वो छात्रों की तरह जिन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, ऑपोजिशन कल के दिन के मौके के इंतजार में है कि अब हमारी बारी और अब हम घेरेंगे सरकार को। और सरकार फिर अब इस फ्रंट पर किस तैयारी के साथ आगे बढ़ने जा रही है। और जो प्रदर्शनकारी गए हैं यहां से, उन्होंने भी अपने अगले कदम के बारे में बता दिया है और ये अधिकारियों से ब्रीफिंग लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी सीनियर ऑफिसर्स की उन्होंने मीटिंग बुलाई है और उसमें मुद्दे समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो अब सरकार इस विषय पर आगे और क्या क्या करेगी ये हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब बात हमें करनी है आगे की, कल की। और कल पार्लियामेंट में इस बिल के पेश होने के साथ साथ, पहले तो बिल क्या शांति में पेश हो जाएगा, बिल पेश होने के बाद सरकार ये क्या मैसेज कन्वे कर पा रही है कि अब हम स्टूडेंट्स के हर मुद्दे को ठीक तरीके से आगे हैंडल करना चाहते हैं और एक इस पूरी शिक्षा नीति में खास करके इम्तिहानों की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से उसकी सफाई कर देना चाहते हैं। क्या अब कल के बाद अगला दिन कैसा दिखाई देने वाला है सोमवार का, त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, एक तो ये कि जो कुछ भी हुआ बहुत अप्रिय, बहुत कानों को, आँखों को खराब लगने वाला, सोसाइटी में छात्रों की बड़ी पीड़ा वाला। लेकिन अच्छा ये है कि सबके बाद वो ख़त्म हो गया और सारी कोशिशें विपक्षी पार्टियां करके हार गई, लेकिन उसको समाप्त होने से नहीं रोक पाई। और जो सरकार, जिसको कहते हैं ना कि वो काम पहले करना चाहिए था लेकिन वो नहीं किया उन्होंने, तो लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इस बहाने अब सही मायने में शिक्षा सुधार की बात हो रही है। दूसरा एक चीज जो मैं लगातार कहता हूं, हो सकता है कि हमारे तीनों जो साथी हों तुरंत इस पर भारी ऐतराज जता दें। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में वेंट आउट करने के सब प्रोसेस हैं जगह जगह। पंचायत में ग्राम प्रधान होता है, बड़ी संसद में सांसद जी लोग बैठते हैं बड़ी पंचायत में, लेकिन जो नौजवानों का मंच है वहां से इरादतन गैर इरादतन सारी राजनीतिक पार्टियों ने जहां जिसको सत्ता मिली, पहला काम किया, छात्र संघ बर्खास्त कर दिया, छात्र संघों के चुनाव खत्म करा दिए।
अब वो बच्चे तो बोलना बंद नहीं कर देंगे। आप ये आरोप लगाते हैं कि अरे उसके में तो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां आती हैं, बड़ा, तो भैया सांसद के ऊपर कौन सा नहीं है? ये तो आपको प्रोसेस ठीक करना था। और मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी स्टेप बाय स्टेप चलती है, और इसीलिए चाहे सोसाइटी हो डेमोक्रेसी, उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है उसका भी एक बड़ा उदाहरण ये देकर गया है। जो तो मेरा तो ये मानना है कि छात्र संघों की भी बहाली देश भर में होनी चाहिए, और वो भी एक तरीका होता है कि लेजिटिमेट तरीके से किससे बात करें और किसको आप लेजिटिमेसी न दें। तीसरा, मैं ये स्वीकार करता हूं कि मुझे लगता था कि ये तिलचट्टा पार्टी बहुत इमेच्योर लीडरशिप वाली है, लेकिन लड़कों ने तो कमाल कर दिया। वो तो जाके नड्डा जी से और जितेंद्र सिंह से समझौता करके आ गए, मान गए, विद इमीडिएट इफेक्ट मान गए। तो मेरा ये मानना है कि मैं गलत साबित हुआ, मैं इमेच्योर मान रहा था, बहुत मेच्योर निकले। अब आगे की बात जिसपे विपक्ष को भी काम करना पड़े, क्योंकि देश अब देख रहा है, अब आपको देश के पेपर लीक की गुंजाइश चाहे दिल्ली से होने वाले एग्जाम में हो और चाहे किसी राज्य सरकार, मैं किसी राज्य का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन चाहे किसी राज्य सरकार में, क्योंकि ये वाला अब नहीं चलेगा कि आप कहेंगे कि वहां तो प्रदर्शन बहुत बढ़िया, छात्रों की लड़ाई, हम उसके लिए एकदम कूद पड़ेंगे, और हमारे यहां हो ना ना, इसकी बात मत पूछा भी गया ना अभिजीत दीपके से कि पंजाब में पेपर लीक हुआ, वहां क्या आप इस्तीफा मांगेंगे? नहीं, ये इसको सौरभ जी ऐसे समझिए ना, अब ये दीपके और किसी के हाथ से निकल चुका है, खत्म हो गया। आप इसको समझिए। कोई भी चीज जब आप, जैसे कहा जाता है ना कि कोई एक बार निकला तो फिर तो वो काम करके लौटेगा, ये जिसको कहे ना कि आप उस जनरेशन की यूथ के ठीक पहले वाले की अपराइजिंग है, और उनको ये समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। तो इसलिए अब आप कहेंगे कि अच्छा चलो आज तुम करो आज ना करो, ये संभव नहीं है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि आप तिलचट्टा पार्टी और छात्रों के एस्पिरेशन दोनों को अलग अलग, दोनों पैरेलल चले, इस वजह से ये होता हुआ दिखा। अब एक बात तो साफ है ना कि अगर मोदी सरकार ने इस्तीफा लिया और ये सारी मांगे जैसा आपने कहा विद इमीडिएट इफेक्ट मान ली हैं, तो सरकार को एक बात तो ये नजर आई कि भाई कहीं ना कहीं एक सेक्शन में यूथ में बहुत नाराजगी है। अब उसका पेपर लीक जो एक मुद्दा बन गया, धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक बन गया, वो तो एक बात है, लेकिन सरकार अब ये दिखाना चाहेगी कि हम आगे, देखिए आपने तो एक बात कही थी, हम तो पूरे घर की सफाई करने के लिए तैयार है और हम वो कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया एंटी पेपर लीक कल बिल ये पास होगा, तो ये एंटी पेपर लीक बिल संशोधन के प्रस्तावित कानून के तहत हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, रोजाना सुनवाई होगी, 3 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा, पेपर लीक मामले की जांच 2 महीने के अंदर अंदर पूरी करनी होगी, और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा के अलावा 50 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। संगठित तरीके से पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोहों के लिए सजा और भी कड़ी होगी। ऐसे मामलों में कम से कम 7 साल और 10 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। तो ये एक पहला स्टेप है जो कल आपको सरकार उठाती हुई दिखाई देगी। तो लेकिन सरकार कितनी दूर तक जाने के लिए तैयार है? सरकार का लेसन, मैं ये कहूं, इस सबक, इस पूरे मुद्दे के बाद वो सरकार ने क्या ड्रॉ किया होगा और क्या करना चाहिए? विजय जी, एक तो जो हुआ अच्छा ही हुआ है, आंदोलन हुआ, बात हो गई धर्मेंद्र प्रधान। अब धर्मेंद्र प्रधान खत्म हो गया ना इस इशू से, क्योंकि उनका इस्तीफा हो गया, वो इशू नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान से किसी की दुश्मनी मेरे ख्याल से उन बच्चों की भी नहीं थी, किसी की नहीं थी व्यक्तिगत तौर पे, तो वो इशू खत्म हो गया। इसमें 2-3 चीज़ आई, जो एक बात बहुत अच्छी कही हर चीज़ ने, मैं उसको सहमत हुआ, ऐतराज़ की बात नहीं, कि जो छात्र संगठन हमारे होते थे, छात्र संघ होते हैं कॉलेजेस में, उसको सब सरकारों ने ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया है। यदि वो रहेगा तो वेंट आउट होता है और धीरे धीरे सारी बातें निकलती हैं। वेंट आउट होना सबसे आसान चीज़ होती है, जिससे आप एक पूरा वो प्रेशर कुकर की सीटी की तरह से है। अब आप उसको बंद कर रहे हैं लगातार। वो दूसरा, राजनीतिक दलों के सबके छात्र संगठन हैं, वो भी इस पूरे अभियान में पता पड़ गया कि वो इर्रेलेवेंट है। किसी के भी विपक्ष के रहे हो, सत्ता पक्ष के रहे हो, सत्ता पक्ष वाले तो आए नहीं, शायद उनको अपनी मजबूरी लग रही होगी, वो सरकार के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जो छात्र संगठन की भूमिका होती है उसमें विद्यार्थी परिषद नहीं रही। इसका या तो ये मतलब हो सकता है कि वो उस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे हो, या फिर वो उनकी हिम्मत नहीं हो कि सरकार के सामने बोलने की। लेकिन NSUI है, युवा और जो पार्टियों के भी छोटे संगठन हैं यूथ वाले, वो भी उस तरह से नहीं आए, इसलिए ये नया संगठन खड़ा हो गया, उसने इस बात की तैयारी की। अब आते हैं ना हम जो कल शुरू होने वाला है, इसको मैं समझता हूँ कि सरकार को ये जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका आया है कि पूरे हम एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकें, और केवल पेपर लीक ही नहीं है ना, पूरे सिस्टम में कैसे बदलाव किया जा सकता है। एक जो चीज़ मैं दुनिया भर में देखता हूँ जो हमारे यहाँ कमी लगती है, प्रोफेसर साहब उस पर ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि वो इसको देखते हैं, कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में क्यूरियोसिटी गायब है। हम बच्चों को क्यूरियस होना नहीं सिखाते, हम उनको याद करना सिखाते हैं, समझे। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, वो जो सबसे बड़ी चीज़ है, उसका ऑब्जेक्टिव पेपर का मकसद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पेपर का मकसद है
जी। रिस्क सिखाना, रिस्क लेना सिखाना। बहुत सारे लोग समझते हैं ये तो वो क्या कहते हैं आप उसको कि ठीक है ऐसे कर लिया उसमें ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं, वो रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर लीडरशिप का फैक्टर है। यदि उस काम पर भी थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया जाए, मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो दिखा रहे हैं ना आप, ये तो ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ना तो इससे कोई सुधरने वाला होता है बहुत। ऐसे डेटरेंट इफेक्ट हमने बहुत सारे देख लिए, कुछ नहीं। अभी तो 2024 में ही तो बनाया है ये कानून, जितेंद्र सिंह जी ने ही रखा था। इस कानून को लाकर सरकार कल ये जल्दी ना करे कि अब इसको हो गई बात, अब आप पास कर दीजिए। इस पे मैं कह रहा हूँ पूरी डिबेट करवाए, डिबेट हो तो पूरी डिबेट करवाए। भाई ऑपोजिशन ने ये कहा था, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर बहस। हाँ, तो अब हो गया ना, इस्तीफा हो गया। हाँ, तो अब तो बहस हो। तो होनी चाहिए। और यदि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास या सेलेक्ट कमेटी के पास, किसी के पास भी बिल को भेजना भेजें, इससे एक ऐसा मौका मिल गया कि ये सबके लिए सबक भी होगा और पूरे देश के लिए काम आ सके। एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम के साथ हम लोग आए, उसमें जो और जो लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन सबको भी शामिल करके कल होना ही चाहिए ना, बहस होनी चाहिए ना इस बिल पर। इस पे बड़ी बहस होनी चाहिए। इस बिल के एक बहाना कह लीजिए इसको, एक मौका कह लीजिए इसको। जो आप शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे थे, वो तो बात गुजर गई। अब आपको अगर शिक्षा व्यवस्था पर, पेपर लीक पर और स्टूडेंट्स के और बड़े इश्यूज पर बात करनी है तो एक मौका मिल गया है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप पेपर लीक पर बात कीजिए, आप और भी इश्यूज पर, पूरे एजुकेशन सिस्टम पर बात कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज वाला मामला भी बात हो जाए, नियमों में नाट के, और विपक्ष को भी अब उस मांग से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मांग भी हमारे यहाँ भी बहुत डिबेटेबल हो रहा है। लेकिन क्या ये होगा? क्या आपको लगता है कल पार्लियामेंट में हम बहस देख पाएंगे या वही हंगामा दिखेगा? देखिए, पहले मैं विजय जी की वाली बात से कर दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के दो उसके मूल उद्देश्य होते हैं। एक तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक होता है, तो आपकी मेमोरी को टेस्ट करते हैं। दूसरा होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में दो ऐसे ऑप्शंस होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, तो आपके शार्पनेस को टेस्ट किया जाता है कि आप कितने शार्प हैं कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आप जो चारों ऑप्शन आपको क्लोज दिखते हैं उसमें द बेस्ट कौन ऑप्शन है, ये आपके शार्पनेस को टेस्ट करता है, आईक्यू को टेस्ट करता है। तो ये 2 उद्देश्य होते हैं। अब बात ये है, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ अभी भी छात्र संघ काम कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय है, जामिया है, और आप बगल में देख रहे हैं JNU है, ये सब चल रहे हैं। प्रयाग यूनिवर्सिटी में भी शायद छात्र संघ खत्म नहीं किया गया है। खत्म है, लंबे समय से नहीं हुआ, ज्यादातर शहरों में खत्म हो गया। ठीक है, BHU में तो जाने का छात्र संघ एक्टिव होते तो ये आंदोलन नहीं होता। मेरा मानना है कि अराजक इस तरह से नहीं होता। ठीक है, मतलब होता नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हो सकता है और बड़ी ताकत के साथ भी हो आगे सकता इसकी बात कर लेते हैं। एक सुझाव भी आया है कि भाई छात्र संघों को बैन ना किया जाए। ठीक। एक व्यक्ति अमेरिका से चल करके आता है यहाँ पे और वो ऑनलाइन तरीके से एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करता है जहाँ पर लोग जुड़ते नहीं हैं, और फिर एकाएक बहुत सारा लोग जुड़ जाते हैं। NSUI बहुत पहले से इस पर काम कर रही थी, जिस पर बाद में है कि गुंज करके वो राहुल गांधी का जो है वो देहरादून जो है, कोटा में, देहरादून में कई जगह राहुल गांधी के प्रोग्राम वगैरह भी हुए थे, लेकिन उससे मास मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सका। तो क्या ये नीट के कारण ये सब कुछ संभव हो पाया? मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि बहुत सारी चीजों का ये एकम्युलेशन था, पेंटअप फीलिंग थी। देखिए, इस आंदोलन में आइसा था, SFI था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो होने नहीं चाहिए थे या होना उनका गलत था, या, लेकिन बहुत साफ है कि ये आंदोलन एक आइडियोलॉजी विशेष, जो हेट नरेंद्र मोदी, हेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हेट राइट विंग आइडियोलॉजी का एक आंदोलन था, जिसमें राइट विंग के जुड़े हुए लोगों के भी बच्चे छात्र के नाम पर इमोशनली उसमें जुट गए थे। लेकिन ये मूलतः इसकी लीडरशिप जो थी वो एंटी मोदी पूरा क्लियर। अब रही बात इसमें, तो जैसे मैंने कहा कि बंगाल चुनाव के बाद एक डेस्परेट विपक्ष था, एक पराजित विपक्ष था। आपके उसके ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही थी, शिवसेना की पार्टी टूट रही थी, आम आदमी पार्टी की टूट रही थी। कई जगह छात्रों में इस प्रकार की जो लेफ्ट विंग के छात्र थे उनमें बेचैनी वगैरह थी, वो सब सड़क पर आए। राइट विंग सर्ज से लोग एक आए, ठीक है,
मजेदार बात यह है, जिसका विजय जी ने जिसका इशारा किया, ये एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव की लड़ाई थी। ठीक है, ऐसा तो था नहीं कि पहले हुआ नहीं था, कपिल सिब्बल के जमाने में भी हुआ, बाद में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, तेलंगाना में भी हुआ, सब चीज बोला। ये राइट विंग के खिलाफ मूवमेंट था, एक मूवमेंट था। ठीक है, राइट विंग के लोग कहां थे इस नैरेटिव में लड़ाई लड़ने वाले में? मैं बार बार कहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान ने इतने विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर अपॉइंट किए, हजारों छात्र अपॉइंट किए गए। क्या करना चाहिए था उन्हें? उनको भी सड़कों पे आना चाहिए था। मेरा कहना है, बिल्कुल आप सड़क पर नहीं आते, आप अखबार में लेख लिखते, इस आंदोलन को एक्सपोज तो करते कि भाई इस जगह पर नारे लगाए जा रहे हैं। वहां पर कौन कौन लोग गए? वहां पर अरुंधति राय गई, वहां पर कामरा गया जो भगवान राम को गाली देता था, वहां पर वे लोग गए जो कश्मीर के सेसेशन की बात करते थे, ठीक है। वहां पर वो लोग गए जो 370 के खिलाफ में थे। वो सब सारे लोग थे। जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ ये मोर्चा था, वो आइडियोलॉजी बचाव कर ही नहीं रही थी अपना। वो अपना बचाव के लिए कोई आदमी उसकी तरफ से उतर करके नहीं आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हैरानी की बात है। अब मामला की बात ये क्या यही रुक जाएगा? देखिए अब आप देखिए आगे सर, आ रहा हूं, आपने वहां बयान सुने हो, बस दो लाइन और जोड़ देना चाहता हूं। इस लड़ाई को अब संसद में एक विपक्ष की हार ये हुई यहां पे कि विपक्ष इसको और बड़ा मुद्दा तख्ता पलट की तरफ ले जाना चाहता था। वो नहीं हुआ। उसको प्रियम्प्ट किया सरकार ने। उसको सरकार ने प्रियम्प्ट किया। ठीक है। मैंने इसीलिए कल कहा था, शाहीन बाग, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन और अराजक तत्वों का, चारों का सम्मिश्रण होने जा रहा था। दो बातें आपने सर कह दी, मुझे अच्छे बहस के मुद्दे मिल गए। आपने कहा कि ऑपोजिशन ये चाहता था कि ये मामला और बड़ा बनता, ये मामला धर्मेंद्र प्रधान तक ना रुकता, ये मामला मोदी तक जाता। बिल्कुल। वो उसको प्रियम्प्ट कर दिया सरकार ने, सारी मांगे तुरंत मान के, और आंदोलन उठ गया। और आपने कहा ये राइट विंग के खिलाफ आंदोलन था, ये बिल्कुल क्लियर है कि इसमें जितने भी लोग थे वो प्राइमरीली मोदी के विरोधी थे, और मुद्दा एजुकेशन का उन्होंने चुना, जिसके साथ एक बड़े पैमाने पर लोग और छात्र भी जो है जुट गए। सर मैं आ जाता हूं, लेकिन मैं कह रहा था क्या यही रुक जाएगा? आपने कल अगर वहां बातें सुनी हो, सर रुकिए तो सर, उनकी बारी भी नहीं आई अभी। वहां नारे क्या लग रहे वहां कल? अब ये जब हो गया इस्तीफा, वहां उसके बाद क्या बोले जो उनके प्रवक्ता हैं या जो मंच पर थे अभिजीत दीप की? उन्होंने कहा ये पहला विकेट गिरा है, अभी और विकेट गिरेंगे। फिर यह भी कहा गया कि अभी ये एक मुद्दा था, अभी हम और मुद्दे उठाएंगे, स्टूडेंट्स के, युवाओं के मुद्दे उठाएंगे, अभी और विषयों पर हम जंतर मंतर बनाएंगे। ऐसी बातें वहां पर कही गई। सौरभ दास जो कि प्रवक्ता कह लीजिए या जो वार्ताकार थे सरकार के साथ, उन्हीं को सुनिए, उन्होंने बड़ा साफ साफ कह दिया है ये मामला यहां नहीं रुकने वाला। उनको युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनके मुद्दों पे आप काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही वो फिर से वापस आएंगे, जंतर मंतर वापस आएंगे एंड सरकार से जवाबदेही मांगेंगे। देखिए अभी तो हम लोग बहुत सारे मुद्दे, सब मुद्दों पे काम किया जाएगा, जो भी युवाओं से रिलेटेड मुद्दा है उसको हम लोग उठाएंगे। अगर सरकार फिर से युवाओं के मुद्दों को इग्नोर करती है तो युवा फिर से एकजुट। तो समीर जी बताइए, क्या ये धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर ही बात रुक जाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि फिलहाल तो ये मामला रुक गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल तत्काल प्रभाव से जंतर मंतर उन्होंने खाली कर दिया। अगर वो किसी और मुद्दे को लेकर आते तो कहते हैं कि भाई हमारा एक और मुद्दा है, हम उस मुद्दे को लेकर अभी हम जंतर मंतर खाली नहीं करेंगे, या ये कहते हैं कि सरकार ने अभी कितना मतलब कंपनसेशन देने की जिक्र अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया है, सरकार जब हमको एफआईआर मैं इस राउंड की बात ही नहीं कर रहा, इस राउंड के बाद। हाँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं अब E20 की बारी, अब गडकरी। नहीं, अगर ये होता तो इसको कंटिन्यू करते, इस मूवमेंट को वो छोड़ते नहीं। वो सरकार से कहते हैं कि पहले आपने जितने भी लोगों से एफआईआर का जो आपने कहा है कि 3 दिन बाद कॉपी भेजेंगे, पहले हमको कॉपी हाथ में आ जाए, उसके बाद हम जंतर मंतर खाली करेंगे। वो ये भी कह सकते थे कि भाई पहले जितने कंपनसेशन जो देना है, पैसा छात्र जो मारे गए उनके परिवार को पैसा आप हैंडओवर करेंगे, उसके बाद हम जंतर मंतर खाली करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने तुरंत सरकार के साथ बातचीत हुई, साथ में जब JP नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने जब साथ में पत्रकार वार्ता की, जब तय हो गया कि मोटा मोटी सहमति बन गई और फिलहाल ये आंदोलन को पूर्ण विराम लग गया है। फिलहाल अभी कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। जो सबसे बड़ा मुद्दा था, तीनों बातें सरकार ने बहुत आराम से और स्वीकार कर लिए। सरकार ने किसी स्टूडेंट्स के ऊपर कोई मुद्दा, आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा, सारी एफआईआर विड्रॉ होगी, कंपनसेशन देंगे, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बैठक शुरू होने के बाद सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि अब ये तय हो गया कि फिलहाल ये मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन ऐसे लोग किसी नए मुद्दे
के लिए तलाश में रहेंगे। तलाश करते रहेंगे। ये सोचेंगे कि अगला शिकार किसको बनाना है और कब बनाना है, और ये उसकी कोशिश करते रहेंगे और उसके लिए मूवमेंट अंदर के अंदर बनाते रहेंगे कि ये मुद्दा है, इसके लिए हम कैसे भिड़कट्टी करें, इस मुद्दे को कैसे आगे क्या लेकर शेप जाना है। लेगी ये सीजेपी, अब क्या शेप लेगी? आपको लगता है ये पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें ये पूछा गया है बार बार उन लोगों से, इनके लोगों से, वो कुछ ने कहा कि हाँ अब यही है अगला स्टेप। नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी नाम ही उन्होंने रख दिया, इसका मतलब तय है पार्टी का फॉर्म तो बनाया। सोशल मीडिया हैंडल ही ना। बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया हैंडल बनाया, लेकिन जमीन पर उन्होंने देखने की कोशिश की थी इनको समर्थन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जमीन पर उनको थोड़ा समर्थन मिला और सरकार ने जिस तरीके से घुटने टेके उनके सामने उनको ये ताकत आ गई है कि भाई इस सरकार में इस्तीफा करवाया जा सकता है, और हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा लिया और सरकार ने हमारी सारे बातें मांगी है, मतलब सरकार को झुकाया जा सकता है। तो अब वो आगे की रणनीति क्या होगी? और मुझे लगता है कि सरकार के पास संदेश पहुंच गया था कल कि अगर यह आंदोलन चला 30 तारीख तक, तो 30 तारीख को जो 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, जिसमें मांजलपुर गुजरात की है, दतिया मध्य प्रदेश की है और बांकीपुर बिहार की है, इस पर युवा एंटी बीजेपी वोट करने वाला है। यहां पर इस बीजेपी को नुकसान हो सकता है, तो उसके पहले इसको निपटाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि उन 3 विधानसभा उपचुनाव को देखकर सरकार ने स्टेप लिया कि कम से कम विधानसभा चुनाव में हारना हो। लेकिन अभी एक बात आपने जो कही वो प्रोफेसर साहब की बात से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपने कहा कि सारी बातें इनकी मान ली गई और इन्होंने धरना खाली कर दिया, ये बड़ी बात है। ठीक? अगर इनके पीछे वो फोर्सेस थी, और वो थी भी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, आपको दिख ही रहा था साफ साफ कि सब लोग सपोर्ट कर रहे थे ऑपोजिशन पार्टीज, अगर वो सारी फोर्सेस इनके पीछे लगी हुई थी और ये भी बात होती थी और हम लोग ये बात करते थे कि अब फैसला अब इनके हाथ में नहीं है, फैसला तो कहीं और हो रहा है, तो फिर वो धरना स्थल खाली नहीं करते हैं। देखिए, आप उनकी भाषा को सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने कहा कि मैं उन मीडिया संस्थानों के एडिटर और एंकर्स को चेतावनी दे रहा हूं जो एक तरफा नैरेटिव चलाते हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स करेंगे। तो ये क्या है कि यानी कि आपके दरवाजे तक भी वो आकर के प्रदर्शन करें। और कल हमको दिखाई दिया कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे। वो उनको जो कर रहे हैं सर वो नहीं, मैं कल से सुन रहा हूँ एक शब्द कल से मैं ट्रेंड कर रहा है, संवाद 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 संवाद। तो संवाद की छूट सबको होनी चाहिए ना, सबको छूट होनी चाहिए अपनी बात कहने की। मैंने कहा हूँ, देखिए मेरा सवाल सर ये था कि अगर इनके पीछे बहुत बड़ी ताकतें थी तो उन्होंने धरना क्यों खाली कर दिया? फिर वो कहती है अभी लगे रहो, जैसा समीर जी कह रहे थे, वो एफआईआर की कॉपी हाथ में तो आने दो, कॉम्पनसेशन अकाउंट में तो जाने दो, खाली क्यों किया? देखिए, उन्होंने उनको रिटेन सारी चीजें मंगलवार को मिलने वाली है इस मामले में। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने उनके नस नहीं मोड़े हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार ने भी वजह नहीं रह गई थी खाली, कोई कारण नहीं रह गया। अगर पीछे इसके बाद होता तो डिस्क्रेडिट त्रिपाठी जी खाली क्यों हुआ? ये अच्छा पॉइंट दिया समीर जी। देखिए, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मतलब बिल्कुल ये बिना किसी बड़ी फोर्स के नहीं हो सकता है। कोई सचमुच बोस्टन से चल के चला आए ऐसे आंदोलन हो जाए, ये होता नहीं। और जो ये लड़के हैं ये सब जानते हैं कि इनका मतलब क्या विचार है, किस तरह से बात करते हैं। लेकिन अगर सरकार इस तरह से झुक गई हो तो आप करेंगे क्या? आपने जो नॉन निगोशिएबल मांग लिख के दी, वो नॉन निगोशिएबल उन्होंने मांग लिया, और सिर्फ मान ही नहीं लिया, झुक कर माना। तो मुझे लगता है वो गुंजाइश नहीं थी। लेकिन एक बात मैं जरूर बोल दूं, अच्छा किया प्रोफेसर साहब ने वो कह दिया। ये बड़ा विचित्र है, जो टीवी से खारिज किए पत्रकार थे वो टीवी को गरिया रहे हैं और टीवी के लिए ही बेचैन है। जो लोग कल तक कह रहे थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो फिनिश, उसका तो समय खत्म हो गया, वो टाइम ले लेके दौड़ दौड़ के एक दूसरे स्टूडियो जाकर उन्हीं एंकर के साथ बात कर रहे हैं जिनको कहते कह रहे एंकर्स की वजह से रिपोर्टर को हमने पीटा। ये देश के लोगों को सुनना चाहिए जरा। आज वो जितने लोग जो सो कॉल्ड तिलचट्टा पार्टी के नेतृत्व वाले लोग हैं, वो किन के साथ बात कर रहे थे? क्या किसी रिपोर्टर के साथ बात किया क्या जो फील्ड में बात कर? नहीं, वो उन्हीं लोगों के साथ बात कर रहे थे जिनको कर रहे ये तो फलाना जहर फैला रहे थे, इसलिए हमने इसको पीट दिया, इसको गाली दे दी, इसका मोबाइल छीन लिया, इसका घड़ी तोड़ दी, इसका कैमरा तोड़ दिया। ये यही कर रहे थे ना माइक देख के। आज आप उसी टीवी चैनल पर स्टूडियो भागते हुए कल रात भर जितने लोग थे, अपनी शक्ल दिखाने के लिए उनको पता है कि देश को तो आपको दिखाना है, तो बात तो मीडिया पे करनी ही पड़ेगी। जो लोग कर दे खत्म हो गया, खारिज कर दिया। तो मुझे लगता है ये भी पहलू जरा ध्यान से सुना सवाल हुआ था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे तो कि भाई ये क्यों लोगों के साथ ये मारपीट हुई, मीडिया के लोगों के साथ, रिपोर्टर्स के साथ। तो उसका जवाब नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा एंटी सोशल एलिमेंट्स थे इसके अंदर। तो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे तो उनको रोकने का काम आप ही का था ना, आंदोलन। तो सरकार अब आगे क्या करेगी शिक्षा नीति को सुधारने के लिए, या सीधे यूं शिक्षा नीति तो एक पहलू है, युवाओं को जेन ज़ी कह लें, उनको रीच आउट करने के लिए सरकार और क्या क्या कर सकती है,
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद। अब सवाल है कि ऑपोजिशन क्या करेगा। अब सर ऑपोजिशन की मांग थी कि हम बात करेंगे लेकिन पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, वो इस्तीफा हो चुका है। अब कल जब संसद बैठेगी तो इस मॉनसून सत्र में कुछ काम होने की गुंजाइश है या अभी भी संसद की कार्रवाई टलती ही रहेगी, हंगामा ही चलता रहेगा, सरकार अपनी बातों पर अड़ी रहे, नियम कानून बताती रहे और ऑपोजिशन अब किसी इस्तीफे के बाद किसी नई बात को शर्त को जो है वो आगे रख दे। तो ये आप बयान सुन लीजिए पहले। कल जो बयान हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, पॉलिटिकल फ्रंट पर देखें तो यही फेस थे इसका। राहुल गांधी ने तो आज अभी भी मुद्दा छोड़ा नहीं है। उन्होंने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कि ये पैलेट गन का इस्तेमाल जो हुआ है वो एक लड़के को उन्होंने मीडिया के सामने वो लाई भी थे कि दिखाई भी थी, उनकी चोटें भी दिखाई थी कि ये हुआ है, तो ये किसके आदेश पर हुआ, कैसे अनुमति दी गई, तो वो मुद्दा अभी छोड़ नहीं रहे हैं। इससे ये ऐसा लग रहा है कि कल शायद ये बात अभी खत्म, पॉलिटिकल तौर पर अभी खत्म ना मानी जाए। कल के कुछ बयान, छोटे छोटे बयान तीनों के मैं आपको दिखाता हूँ। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था। दीमक का काम आरएसएस ने किया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया। पूरे देश के छात्र नौजवानों की जीत हुई है, इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है, हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। सरकार को सुधारना तो पड़ेगा ही। अमृत काल में आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो शिक्षा परीक्षा को, दोनों को, व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा, अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब एक सवाल ये भी है कि सरकार ने तो एक तरीके से सारा का सारा क्रेडिट वो आंदोलन को दे दिया, क्योंकि वो बात आंदोलनकारियों से ही कर रहे थे, पॉलिटिकली तो वो डायलॉग ऐसा चल नहीं रहा था। तो इनको क्या अब इसमें कोई शेयर की लड़ाई भी होने वाली है? और दूसरा ये, कोई भी अगर पॉलिटिकल फ्रंट खड़ा होता है सरकार के खिलाफ, ऑपोजिशन दिखाती यही है कि हम भी इनके साथ हैं, हमारा मुद्दा भी है। लेकिन राहुल गांधी तो जंतर मंतर नहीं गए थे, तो सब नहीं देखा ना कि वो एक दिन भी जंतर मंतर नहीं गए। उन्होंने कहा हमारा साथ है, लेकिन हम नहीं गए वो। अब सवाल यह है कि जब भी आगे पॉलिटिकल लड़ाई होगी तो एक हिस्सा तो ये भी लेंगे ना अपना, ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है। अभी आगे जाकर ये क्या शक्ल लेगा वो देखेंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन स्पेस ये भी डिमांड करेंगे और कमांड भी करेंगे। तो क्या उसका नुकसान इन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं होगा? बार बार ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी, बहुत सशंकित तरीके से इस आंदोलन को देखती है। उनको लगता है कि इसमें जो फोर्सेस लगी हुई हैं वो हमें नुकसान ही करेंगी। और आपने वो देखा भी था, इधर से आम आदमी पार्टी, उधर से कांग्रेस पार्टी, दोनों के बीच इस आंदोलन को लेकर के क्या क्या बयानबाजियां चल रही थी। तो अब मुझे बताएं साहब कि सर ये अपोजिशन के लिए क्या मैसेज है? सरकार ने जिस तरीके से इनकी मांगे मान ली और अब ये आंदोलन आगे थोड़ा और पॉलिटिकली एक्टिव होगा। अभी तो एक्टिविस्ट की तरह ये काम कर रहे थे, अब आगे ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह काम करेंगे। बस अब असली जगह आप आ गए। अब अभी से चलने लगा है कि फलाना जी इस पार्टी से, इस राज्य से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, धमाका जी इस पार्टी से, इस राज्य से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए अभी जो इस पार्टी के पार्टी बन जाने की संभावना है वो लगभग शून्य है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो लीडरशिप के तौर पर निकल कर आए। और एक बात समझिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ये जो नई जनरेशन है, इस जनरेशन के सिर्फ कुछ लोगों को, क्योंकि बड़ा वर्ग है जो इनके साथ नहीं है, बड़ा वर्ग है जो इनके साथ है, दोनों कह सकते हैं एक ठीक ठाक संख्या, वो कहीं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बन सकता। ये थोड़ा समझना बड़ा जरूरी है कि ये अच्छा है, आंदोलन कर सकता है, मीम क्रिएट कर सकता है, मतलब कमाल के क्रिएटिव लोग हैं, वो हमसे ज्यादा जानते समझते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने उस वर्ग को पकड़ते हुए पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की थी, तो पार्टी नहीं बन सकते। तो क्या अब इसके बाद छिटकेंगे, किसी पार्टी में जाएंगे? नंबर एक, जो बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। दूसरा, क्या इनके अंदर भी एक क्षमता है कि ये ऐसे ही इशू उठाएं और इशू उठाकर समय समय पर जंतर मंतर पहुंच जाएं? इसकी संभावना भारतीय लोकतंत्र की नब्ज के लिहाज से, अगर जो इतिहास है, प्रेसिडेंस है, उसकी भी संभावना शून्य है। तो अब आगे क्या होगा?
आगे ये है कि इनकी खुद की साख, और देखिए मैं कोई राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जो कर रहे थे उससे बहुत प्रसन्न नहीं हुआ, बीच में आंदोलन अपने अपने हिसाब से, लेकिन आशंका तो राहुल गांधी की सही है ना भाई। हमने तो कोई आंदोलन नहीं देखा कि वार्ताकार गए हों, बिना नेता से बात किए वहीं मान जाए। इसको गंभीरता से सोचिए आप लोग जरा। वार्ताकार गए हों सरकार से वार्ता करने, एक बार भी लौट के जंतर मंतर नहीं आए कि हम चलें दीपके से बात कर लें, टीम से बात कर लें। इसका मतलब सब कुछ पहले से तय था ना। इसका मतलब यह है कि चाहे उसके पहले की बातचीत में या जो भी बातचीत रही उसमें राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए। अब सरकार ने मैनेज कर लिया या ये ऑलरेडी मैनेज थे। मैं कल पढ़ रहा था अन्ना आंदोलन के बारे में, 2011 अप्रैल के आसपास शुरू हुआ था, और आप जानते हैं जो डिमांड थी वो लोकपाल बिल आया जाए, लोकपाल बनाया जाए, एंटी करप्शन एक वॉचडॉग, वो मांग कब मानी गई थी? चाहे दिसंबर 2013 में, 2.5 साल के बाद। अरे खूब थकाया था कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को, अन्ना को। मांगे मांगी कहां थी? अनशन तोड़ना पड़ा था मजबूरन। मैं आपको याद दिलाऊं, उस वक्त ये लोग प्रतिनिधि मंडल लेकर सांसद के घर जाते थे। उस वक्त प्रणव मुखर्जी थे जो नॉर्थ ब्लॉक में, चूंकि उस वक्त रिपोर्टर के तौर पर मैंने उसको कवर किया है, तो वो प्रणव मुखर्जी बुलाते थे और मतलब इसको कोई कह सकता है कि नहीं, लेकिन हम तो चूंकि वहां थे, ऐसे डांट खाए निकलते थे कि मैंने हाथ कांपते इन लोगों का देखा है। ये केजरीवाल, किरण बेदी, ये पूरा प्रतिनिधि मंडल जाता था, अंदर से क्या मतलब बहुत तीखा तीखा होता था। ये तो बड़ा शांति शांति, और नड्डा जी बेचारे तो इतने विनम्र व्यक्ति, वो लगा कि जैसे वो कह रहे हैं कि नहीं तुम ही जो कहो, अच्छा तुम तय कर लो। तो ये विपक्ष का स्पेस खा गए और विपक्ष भी नहीं बन पाए। इसको विपक्ष का स्पेस खा गए आपको लगता है? विपक्ष का स्पेस खा गए और पार्टी भी नहीं बन पाए। बताइए समीर जी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे लगता है कि विपक्ष ने जो सोचा था कि इस आंदोलन की आड़ में वो अपनी राजनीति को चमका लेंगे, इसको एक बड़ा मुद्दा बना लेंगे, और फिर अभी जो चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों के अंदर उसको उनका राजनीतिक लाभ मिलेगा। पार्लियामेंट के अंदर वो सरकार को घेरेंगे बुरी तरीके से, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे और सरकार झुकेगी। मुझे लग रहा है कि इसका श्रेय विपक्ष को नहीं मिला। ये निश्चित रूप से कॉकरोच जनता पार्टी की जो लीडरशिप थी उसको क्रेडिट मिला है कि उन्होंने सरकार से को झुकने के लिए मजबूर किया और सरकार ने उनकी सारी मांगें मान ली। अब प्रश्न ये उठता है कि जब अब जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी वहाँ से अपना वाइंड अप कर लिया उन्होंने, तो क्या पार्लियामेंट में विपक्ष अब सत्र में चर्चा में हिस्सा लेगा, या विपक्ष कोई नया मुद्दा लेकर, इसी मुद्दे को लेकर या किसी नए मुद्दे को लेकर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा? और अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव नए लीडरशिप के रूप में बताने की कोशिश करेंगे कि भाई सड़क का संग्राम तो खत्म हो गया, लेकिन पार्लियामेंट का बाकी है और हम इसको आगे लीड करने वाले हैं। तो क्या वो किसी नए मुद्दे पर कोई नई रणनीति बनाकर सदन के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे? मुझे लग रहा है कि सरकार की सबसे बड़ी चिंता जंतर मंतर के प्रदर्शन की थी। सरकार इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी कि सदन नहीं चल रहा। सरकार को पता था कि एक बार जंतर मंतर का मामला निपट जाए, विपक्ष से तो हम निपट लेंगे, पहले निपटते भी रहे, सत्र में हम विपक्ष से निपट लेंगे। ये जनता का और छात्रों का सरकार वैसे ही निपटेगी जैसे पहले निपटती थी, या इस बार जैसे छात्रों की मान ली इनकी भी कुछ मान लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। सिर्फ छात्रों के लिए कंसर्न किया है, विपक्ष की कोई बात नहीं मानी जाएगी। और विपक्ष क्या मांगती? विपक्ष भी तो यही कह रहा था कि इस्तीफा हो चुका है, अब सरकार कड़ा कानून लेकर आ रही है, उसमें सरकार चर्चा करवाएगी, आप चर्चा में हिस्सा लीजिए, सरकार की बात सुनिए, आप अपनी बात सरकार को बताइए, मतदान में हिस्सा लीजिए और सरकार के कड़े कानून को समर्थन दीजिए। तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष क्या करेगा? क्या विपक्ष फिर होल्ला करके सदन को नहीं चलने देगा, या कोई नया मुद्दा लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा? क्या चढ़ावा जो चोरी हुई उसका मामला विपक्ष लेकर आएगा, या किसी और मुद्दे पर सदन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा? कल क्या करती है सरकार का रुख क्या होता है? क्या सरकार उसके बाद भी सदन चलाती है या बिल लेकर आती है? और मुझे लग रहा है कि अब सरकार, मुझे लगता है कि जो संविधान संशोधन बिल है आने वाले दिनों में उससे सरकार लेकर आएगी। सरकार अब ये बताएगी कि भाई सरकार का काम करने का तरीका क्या है, और मुझे लगता है कि सेटबैक के बाद सरकार दुगनी गति से कमबैक करेगी, और उसके लिए सबसे बड़ा सरकार के पास ये होगा कि सरकार वो बिल लेकर आए जिसकी चर्चा हो रही थी। सर, जो बात हो रही थी सीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन स्पेस की बात हो रही थी, ये कोई कंपटीशन है या ये सब एक ही पेज पे है? सर, मैं तो पूरी डिबेट से ही कंफ्यूज हो गया। बोलिए। अभी हम 10 मिनट पहले तो कह रहे थे कि ये विपक्ष इसको सपोर्ट कर रहा था और उसकी बड़ी ताकत जो थी उसने इन छात्रों को खड़ा कर दिया, और अमेरिका से दिल्ली तक और कहाँ तक। और अब हम बहस कर रहे हैं कि विपक्ष की स्पेस होगी कि होगी, तो ये तो कंट्राडिक्शन है। वो नहीं है, वो इस प्रमाइस पर कर रहे हैं कि ये सीजेपी अगर आगे पॉलिटिकल आउटफिट का शेप लेती है तो, क्योंकि वो बयान भी जो हमने आपको सौरभ दास का दिखाया, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल स्टूडेंट मूवमेंट है, ये शब्द ठीक है, इसलिए इस प्रमाइस पे बात हो रही है ये। हाँ, वो अलग इशू है ना। एक तो मैं सब बातों को बहुत लिटरल टर्म्स में लेता नहीं,
जैसे कल उन्होंने बोल दिया कि अब आएगा मजा, उस पर भी बहुत बहस हो गई थी। फिर कहा गया कि अब हम आंदोलन करेंगे। ये सब तो चलता रहता है, ये इसको इतना सीरियसली हम लोग लेते हैं, इतना सीरियसली तो वो खुद भी नहीं लेते। आज की तारीख में मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मूवमेंट खड़ा हो रहा है। अच्छा, लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत सारे लोग उस समय रिजेक्ट कर रहे थे, खड़े हो जाएंगे तो वो स्पेस विपक्ष के लिए है। मतलब इस पूरे आंदोलन में जितनी बड़ी हार सरकार की हुई, उतनी बड़ी हार नहीं तो उससे छोटी हार में विपक्ष की मानता हूँ, क्योंकि उनकी तो स्पेस ही नहीं दी इन्होंने। जैसे अभी बात हुई कि वो वहां चले गए, ये सही बात है कि वो गए और एक बार में बात मानकर आ गए, नहीं तो ऐसा नहीं होता ना, वो कहते अच्छा हम वहां जाएंगे फिर बात करेंगे। यदि राहुल गांधी तीन बैठकें हुई है, एक बैठक तीन बैठकें, वो तो अलग मुद्दा है। क्या ही बैठक है, कोई वो बैठक है 10 मिनट की बैठक, भी बैठक थोड़ी कहते हैं, हलो हाई करने ऐसा जितनी भी नहीं हुई थी, चाय पीने में भी ज्यादा टाइम। लेकिन यदि वो विपक्ष उनके साथ होता तो वो राहुल जी से बात करते, अरविंद जी से बात करते, जो भी कोई अखिलेश जी से बात, किसी से बात उन्होंने नहीं की और वो जाकर वहां पर आ गए। कभी कभी तो लोगों को ये लगा कि कहीं बीजेपी की तरफ से ही तो इस तरह से नहीं किया गया कि इतनी जल्दी उन्होंने भी मान ली और वो भी जल्दी से मान लिया। सरकार तो विपक्ष को मत बताओ, विपक्ष की ताकत, सरकार को इतना कमजोर मत बताइए कि सरकार एक बैठक में आंदोलन में वो उसको नहीं मिली है, मुझे नहीं लगता कि। और यदि ये पार्टी बन जाएगी तो विपक्ष का ही नुकसान होगा, जो पार्टियां आज हैं, कांग्रेस है, और शायद उनको चिंता ये रही होगी, ठीक है, राहुल जी को, कि इसीलिए आपको नहीं लग रहा लेकिन अभी कोई पॉलिटिकल फ्रंट बनेगा? फिलहाल तो नहीं लग रहा, आगे 5-7 साल में यदि 29 तक कुछ बड़ी बात हो जाए। और दूसरा ये भी नहीं लग रहा कि अभी ये संगठन कोई नया मूवमेंट लेकर आएगा, कोई नया मुद्दा लेकर नहीं अभी आएगा। नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। ले आए तो क्या लोग आएंगे? नहीं आएंगे, मुझे लग ही नहीं रहा कि अभी लेकर आएंगे ये। अच्छा, ठीक है है ना, क्योंकि अब आप एक बात वो भी कर लीजिए, हमारी ब्रेक में बड़ी तीखी बहस भी हो गई सबके बीच में। वो प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये मूलतः राइट विंग के खिलाफ एक मूवमेंट था, इसके चेहरे जो थे वो एंटी राइट विंग आइडियोलॉजी के थे। वो अलग बात है कि स्टूडेंट्स आए, उसमें फर्क करना पड़ेगा सर। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं, जो उन्होंने कहा कि लोग जो जुटे थे वो एंटी राइट विंग थे, आपने असहमति जताई इस पर। हाँ, मैं इसलिए क्योंकि ये मूवमेंट ताकि आपकी बात हो सके दोनों। ये मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये राइट विंग आइडियोलॉजी के खिलाफ ही नहीं था मूवमेंट, ये मूवमेंट था इस सरकार की एक नीति के खिलाफ। वो राहुल गांधी होते, वो मनमोहन सिंह होते, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, किसी के भी खिलाफ। ये राइट विंग आइडियोलॉजी का तो इसमें सवाल ही कहीं नहीं आया कि राइट विंग आइडियोलॉजी का इसमें शामिल। राइट विंग आइडियोलॉजी के खिलाफ तो तब होता है जब वो कहते हैं कि भाई ये जो सारा आप एनईपी में कर रहे हो, जो सारे आप वाइस चांसलर्स बना रहे हो, जो सारा आप एजेंडा चला रहे हो, इस सब की तो बात ही नहीं हुई उसमें। वो एक सरकार राइट विंग 12 साल के बाद डेमोक्रेसी लौटी है देश में। ये तो मूवमेंट की वो होती है जुबान सर, आप आंदोलन में रहें तो समझ में आए बात कि ये तो आंदोलनों की जुबान होती है। हमेशा फांसीवादी सरकार होती है, वो कोई भी हो, वो फांसीवादी सरकार होती है, वो देश विरोधी सरकार होती है, वो ये सारी मूवमेंट के वो हैं, क्या कहते हैं, नारे हैं, बातचीत है, इसको बहुत उस तरह से नहीं। तो ये एक इशू पर आंदोलन था और इस सरकार के उस इशू को लेकर आंदोलन था। इसको राइट विंग के आंदोलन के साथ नहीं देख सकते हम। और राइट विंग के चलिए सर, आंदोलन 10 सेकंड और लेना, फिर ये भी समझा दीजिए, क्योंकि यही बहस है ना, मूल मुद्दे तो यही है। ये बता दीजिए कि क्या इससे ये साबित होता है कि सारा यूथ जो है, सारा जेनजी जो है, वो मोदी के खिलाफ है? नहीं, ये भी नहीं होता, बल्कि मैं कह रहा हूं ये खत्म हो गया और मोदी जी ने जिस तरह से लिया, हो सकता है बहुत सारे लोग वापस उसी खेमे में चले जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो राइट विंग के भी थे, यदि राइट विंग आप कह रहे हो, मैं सीधे कहूं भारतीय जनता पार्टी के परिवारों के बच्चे भी वहां पर गए हुए थे, ठीक है, तो वो कोई ऐसे नाराज हो गए ऐसे। और बच्चे लोगों का होता है, वो गुस्सा होते हैं, आपने बात मान ली, खत्म हो गई बात। ये हो गया कि अब आज से ये जो मान लीजिए 10 लाख गुस्सा शांत हो जाएगा। हाँ, गुस्सा थोड़ा सा वो हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं था, सरकार के इशू के खिलाफ था। बोलिए अब आप। ये पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ था, आइडियोलॉजी के खिलाफ था। अब मैं नहीं मानता कि अब विजय जी को कहाँ से रिसर्च आया कि वो पता लगा लिए कि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर भी बच्चे वहाँ पर थे। मैंने देखा नहीं है और मैंने ऐसा पढ़ा भी नहीं है। दूसरी बात, किसके आधार पर आप आंदोलन का आप मूल्यांकन करते हैं? आप मूल्यांकन करते हैं कि उनका स्लोगन्स कौन है। दूसरा आधार हमारा होता है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन लोग हैं। तीसरा आधार होता है कि उनको बैक सपोर्ट देने वाले कौन हैं। चौथा आधार है कि उनका आइडियोलॉजिकल लिंकेजेस कहाँ कहाँ से है आपको। ये 4 पैरामीटर्स हमको मिलते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये आंदोलन किसके खिलाफ था और क्यों था। यदि आप उनके नारे को देखें तो आपको बहुत साफ साफ लगेगा कि वो एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट, एंटी राइट विंग, जिसमें आरएसएस को भी गालियां थी, सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली नहीं थी,
और दीपिका ने जो मंच से भाषण दिया था उसमें उसने खुले तौर पर आरएसएस को कोसा था। इसलिए ये किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, जिसे मैं स्लोगन्स की मैं बात कर रहा था। दूसरा, उस आंदोलन को सपोर्ट देने वाले कौन कौन थे? जो किसान आंदोलन के साथ खड़े थे उस समय, जो शाहीन बाग के साथ खड़े थे उस समय, वे सारे लोग इस आंदोलन के साथ भी खड़े थे। स्टूडेंट यूनियन में देखें तो आयशा, बामसा, अंबेडकराइट्स, समाजवादी पार्टी के गुंडे, मैं फिर कहूंगा तो इस पर एतराज होगा, समाजवादी पार्टी ने 500 का जत्था उत्तर प्रदेश से बुलवाया था इस आंदोलन में शरीक होने के लिए। ऐसी खबर भी छपी है, अखबारों में छपी है पूरी तरीके से। तो कौन सपोर्ट दे रहा था? अब इसको हम फिर कहें कि वो आइडियोलॉजिकली लेफ्ट, वो आइडियोलॉजिकली नहीं था, तो फिर तो कोई बहस की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है ना। हम एक तरफा बोल देंगे ना कि ये आंदोलन नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन इसके कहने के पीछे एक तर्क भी तो हमारे पास होना चाहिए, फैक्ट भी तो हमारे पास होना चाहिए। अरुंधति राय राष्ट्र विरोधी नहीं है तो और क्या है भाई? जो कहता हो कि कश्मीर का सेसेशन हो जाना चाहिए, उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इस देश के सभी जो सब नेशनलिटीज हैं उनके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और उसको पुरस्कृत करके ऐसा यहां पर बनाया जा रहा है जैसे वो पता नहीं वो एंटी नेशनल नहीं है। तो क्या भाई ये एंटी नेशनल है? यदि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ संगीत रागी एक बात बोल दे टिप्पणी तो वो क्रिमिनल एक्ट हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है। आप इन दोनों की बहस पर आपको क्या कहना है? एक लाइन जोड़ दूं केवल, एक तो ये कि वैसे मैं बहुत सारे परिचित लोगों को जानता हूं जो राइट विंग के हैं, उनके बच्चे लोग वहाँ थे, लेकिन वो तो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, उसको तो आप सबूत नहीं मान सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक MP है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उनकी बिटिया ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने खुशी जताई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर और कहा कि भाई ये सरकार हार गई। फिर उसके बाद नाम ले सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं, मेरे लिए नाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं हमेशा नाम से बचता हूँ, नाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, इशू की बात है। फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सांसद को कहा गया कि अपनी बेटी को कहें कि वो ट्वीट डिलीट करे। ठीक है, सांसद ने बेटी को कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये उसमें ट्वीट में कहा है, बेटी ने उस राय को, सांसद की राय को रीपोस्ट दोबारा से पोस्ट किया कि मेरी मदर को कहा गया है कि हाँ, और मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ। तो ये तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है, इंडिविजुअल केसेस है। एक लाइन जरूर बोलूंगा। नहीं तो इंडिविजुअल बता, ऐसे 100 परिवार बता रहा हूं। एक इंडिविजुअल को लेकर के अपवाद को नियम के रूप में परोसना, ये भी नहीं। एक बात और मैं भी कह दूं इसमें, क्योंकि मेरी भी लगातार बात हो रही थी, तो मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो मोदी सपोर्टर्स जिनको आप कह सकते हैं, लेकिन इस इशू पर अपने बच्चों के दबाव में उनको भी लगा कि नहीं इस्तीफा तो होना चाहिए। ये एक फीलिंग तो बन रही थी। अरे भाई अरे सरकार को ना लग रहा तो सरकार क्यों बातें मानती? अरे हमारे 2 लोगों की बातें मान लेते पहले से। लेकिन इसलिए मैंने कहा आपको अंतर करना पड़ेगा। इशू तो ठीक है, इशू ऐसा था जो सबको छूता था, लेकिन जिनका मूवमेंट था वो भी क्या एक आइडियोलॉजी के थे। ये बड़ा अच्छा आपने कहा, और प्रोफेसर साहब ने एक बात कही तो नहीं तो मैं बोलता नहीं, क्योंकि दोनों विद्वजन बोल चुके हैं, कुछ बचा नहीं। सर समय हो जाएगा, मैं वही कह रहा हूं, मैं सिर्फ 3-4 लाइनें बोल देता हूं। एक तो ये कि दोनों लोग ठीक कह रहे हैं, ये आंदोलन पूरी तरह से इस देश की नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ था, इसीलिए 20 दिन तक वहां 400 लोग इकट्ठा थे। सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हुई, जो लोग, जैसे हम भी यहां से ये कह रहे थे, साथ में लगभग सब लोगों की यही राय थी कि धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र देना चाहिए, वो लगा कि वो नहीं हुआ। जो भाजपा का समर्थक वर्ग था वो सबसे ज्यादा कह रहा था कि भाई ये होना चाहिए, इशू के आधार पर वो मिले। और उसका एक उदाहरण मैं कल दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में था, मैंने जब ये बात वहां बताई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। वो सब के सब लोग मूल रूप से उसी विचार के थे। तो ये 2 लेयर का आंदोलन था, इसीलिए दोनों लोग लड़ रहे हैं। एक लेयर थी जो 20 दिन तक चला, जिसमें 400 से 500 लोग से ज्यादा हुए नहीं, जिसमें इसकी जो लीडरशिप है वो एंटी ये वाली जो आइडियोलॉजी है, जिसको आप जिस नाम से बुलाना चाहते हैं, राइट विंग ठीक है, राइट विंग समझ में आता है, उसके खिलाफ वो एंटी राइट विंग। तो इसीलिए करो ये स्पष्ट करना। और जहां तक रही बात की भाजपा के लोगों के बच्चे, तो मैं तो बार बार कहता हूं, इधर वाले तो कट्टर होते नहीं, वो तो लिबरल वाले कट्टर होते हैं। इधर वाले बड़े उदार होते हैं, विषय के आधार पर मोदी का समीर जी एक बात विषय के आधार पर समर्थन करते हैं। नहीं, मिलता है इश्यू तो महत्वपूर्ण था, इसमें कोई दो राय, लेकिन ये बात भी सही है कि जो लोग आंदोलनकारी थे, जिन लोगों ने इसको पूरा मूवमेंट को बनाया, वो एंटी मोदी थे और एंटी राइट विंग थे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से वहाँ नारे लगे, जिस तरीके से स्लोगन चले, जिस तरीके से वहाँ बैठ के संगोष्ठी आयोजित की जाती थी कि भविष्य में क्या करना है सरकार के खिलाफ और कैसे मूवमेंट बनाना है, कि लोगों को कैसे इकट्ठा करना है, तो मुद्दा उनको अच्छा मिल गया था, मुद्दा ऐसा सबसे जुड़ा हुआ था, उसका उनको फायदा मिल गया।
दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का असर पूरे देश में दिखाई पड़ा है। देश के कई राज्यों में युवा सड़कों पर उतरे, खूब प्रदर्शन हुआ, लेकिन बिहार में यह प्रदर्शन बहुत बेकाबू हो गया और हिंसक हो गया। बिहार के कई शहरों से छात्रों के बंद के दौरान हंगामे की खबरें आईं और सिवान में तो पुलिस को हवा में गोली तक चलानी पड़ी, पथराव हो गया, बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस पर लाठी डंडों, पानी की बोतलों से, पत्थरों से हमला हुआ और इसके बाद फिर पुलिस ने पहले आंसू गैस का इस्तेमाल किया और जब भीड़ तब भी जो है नहीं संभल रही थी तो फिर हवाई फायरिंग करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों के पथराव में सिवान के एसपी समेत 30 पुलिस वाले घायल हुए हैं। छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हुआ तो तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे से जुड़ गए। वो अभी तक विदेश में थे, कल ही लौटे हैं और उनको भी इसमें फिर दिखा मौका। और तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पकड़े गए प्रदर्शनकारियों को कल तक रिहा नहीं किया गया तो वो भी बड़ा आंदोलन करेंगे। तो जैसे दिल्ली में हुआ, उनको लगता है कि ये दबाव अब सरकार के ऊपर है, फिर चाहे वो बिहार की सरकार हो कि केंद्र की सरकार हो, कि छात्रों को तो छोड़ना पड़ेगा, मुकदमे भी वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन हालात आप इमेजिन कीजिए ना कि अगर पुलिस को हवा में गोली तक चलानी पड़े, जब हर जगह पुलिस को यही आदेश था कि कम से कम बल प्रयोग करना और ज़रूरत पड़े तब करना, उसके बावजूद अगर ऐसी बन गई हालात, इस तस्वीर की बात हो रही है, इसी बात को जो है अपोजिशन बार बार उठा रहा है, तो आप समझिए कि कितने गंभीर वहाँ पर जो है खतरनाक हालात बन चुके होंगे। तेजस्वी यादव को सुन लेते हैं, फिर इस तस्वीर पर बात करें। सैकड़ों हजारों छात्राओं को अभी भी हर जिलों में हिरासत में लेने का काम किया है, गलत धाराएं लगा करके मुकदमा किया है और कल जब तय हो चुका है कि आंदोलन खत्म हो रहा है तो जितने आंदोलनकारी हैं उन पर से जो है मुकदमा जो है वापस लिया जाएगा। लेकिन बिहार में जबरन जो है केस करके लोगों को डाला जा रहा है जेलों में। दिल्ली में तय हो गया कि केस वापस लिया जाएगा तो हम आग्रह करना चाहेंगे नहीं, बल्कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक सभी लोगों पर, जिन पर जेल में डाला गया, जो सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। अच्छा, वैसे तो प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में हुए और पिछले कई दिनों से ये चल रहा था। बिहार में लेकिन खास तौर पर ये बड़े प्रदर्शन जो थे बड़े पैमाने पर हुए हैं, बड़े उग्र भी थे। ये पटना में भी और अलग अलग शहरों में भी ऐसा हुआ है। जी, छपरा में भी। वो अगला आपके पास एक तस्वीर होगा, तस्वीर जिसमें अलग अलग शहरों का होगा। छपरा, भागलपुर, सिवान, कि किस किस शहर के अंदर हुआ है ये, और इसके बाद वो इस बिहार के अलावा, पटना के अलावा दिखा दीजिए जी। ये छपरा, औरंगाबाद, सासाराम, भागलपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सब जगह पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी है इन प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए। क्या ऐसा खास बिहार में, क्यों इतना? त्रिपाठी जी पहले आप बताइए। नहीं, देखिए, एक तो ये कि मैं इसको तो सीधे तौर पर यही मानूंगा कि सरकार इसको बिल्कुल ही संभाल नहीं पाई, क्योंकि ऐसी कोई वजह थी नहीं। आप अभी भी प्रचंड बहुमत की सरकार आई हुई है, तो ऐसी कोई वजह नहीं थी कि ऐसा कोई गुस्सा हो गया हो। जब बिहार सरकार के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, अगर इसके समर्थन वाला आंदोलन था तो फिर कोई वजह नहीं बनती। इसका मतलब ये कि जिसको कहते हैं ना कि आंदोलन को संभालने का जो तरीका था वो नहीं था। दूसरा एक और बड़ी चीज है जिसको मैं कह रहा हूं, कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की स्टेट से लेकर दूसरी जो लीडरशिप है, जो मतलब पार्टी की लीडरशिप है, उसके बीच में ठीक कम्युनिकेशन नहीं है? क्या वो लोग खड़े होकर इसको मतलब किसी तरह से ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, वो करने की स्थिति नहीं थी क्या? जिसको कहते हैं ना कि पार्टी के भीतर कई लेयर्स में लोग काम कर रहे हैं, कई तरह से लोग काम कर रहे हैं, तो वो एक स्थिति बन रही क्या? क्योंकि बिहार में और कोई वजह नहीं दिखती है कि भी आंदोलन इतना उग्र हो जाए। तो बिल्कुल क्लियरली ये तो एक कमी बीजेपी की एक्सपोज हो गई कि आपकी मैसेजिंग आपका है ही नहीं किसी भी लेवल पर। नहीं, मतलब इसका तो कोई कारण ही नहीं दिखता। अगर प्रधानमंत्री को वीडियो बनाने पड़ रहे हैं तो फिर और क्या रह गया? बस कहो ना, आप लोग नहीं संभाल पाए ना। नहीं, देखिए, बिहार भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो लोग कहेंगे नहीं, खुल करके नहीं बोलेंगे, लेकिन ये तो सच्चाई है कि अंदर ही अंदर बहुत बड़ा एक असंतोष है
लीडरशिप को लेकर के बहुत बड़ा असंतोष है। इससे कैसे, क्योंकि मुझे वो ये बात इससे कैसे जुड़ती है? मैं इससे इसलिए जुड़ जाती है कि होता क्या है कि जब अब मुरली मनोहर जोशी जी को क्या लेना देना था, लेकिन अंदर का जो भी था उन्होंने, होता क्या है कि अपने घर में जब कोई होता है, आती है विपदा आती है, तो हम पहले उस विपदा को संभालने में काम लाते हैं, अपनी ताकत जानते हैं। बाद में हम कहते हैं जैसे आप पर यदि कोई संकट आ जाए तो हम उस समय आपको ज्ञान नहीं देंगे, उस समय आपको उस संकट से हमको निकालने में मदद करने की आएगी। लेकिन मंडल में लेकिन उसी समय यदि हम ज्ञान देना शुरू कर दें तो ये तो ऐसा ही होता है ना कि जैसे जले हुए पर नमक छिड़क देना होता है। तो अपना फ्रस्ट्रेशन, कई लोगों ने अपना हाथ धोया है इस ये में। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जब आपका पूरी टीम के तौर पर आप नहीं लड़ रहे होते हैं तो हर कोई दूसरे पर छोड़ देता है मैसेजिंग के लिए, अनमनस्क हो जाता है, अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। ये भी एक हो सकता है कारण हो जिसके कारण को है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा या पार्टी के लोग सड़क की लड़ाई पर क्यों नहीं उतर करके आ रहे हैं? ये बार बार मेरे मन में सवाल आ रहा है कि इतने बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन हो जा रहे हैं, कुछ तो है कम्युनिकेट, आप छात्रों से कम्युनिकेट तो करते। यदि इस प्रकार का आह्वान किया गया था तो आप करते, पुलिस की तैयारी इस अनुसार से होती ताकि वायलेंस के लिए जगह ना होती, उनको समझाया जाता। तो मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब होता है क्या कि पॉलिटिकल तौर पर यदि आप एक टीम के तौर पर काम नहीं करते हैं तो फिर ये सब सारी चीजें निकलना शुरू हो जाती है। और जहां तक बात उस तस्वीर की है, फायरिंग वाली जहां तक बात है, तो ये बड़ी गंभीर बात है ये। और इसमें होता क्या है कि ये ठीक है वो कि हवा में फायरिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कि इससे सामने वाली भीड़ और उकसावे में भी आती है। ये ठीक है, पुलिस ने भी कोई बेवजह नहीं किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। गोली चली वहां से सर, गोली चली छात्रों के यहाँ से, बिल्कुल बेवजह किया है। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सामने से भी जो है वो फायरिंग हुई है, लेकिन ये है कि एस्केलेशन कितना बड़ा था ये। बिल्कुल, एसपी घायल होगा सिवान के। हवाई फायरिंग थोड़ी है सर, ये सामने जो आप विजुअल चला रहे हैं। सर सीधे मारी होती तो लगती भी किसी को नहीं, सीधे मारी नहीं है वो, सीधे नहीं मारी, मारा नहीं है, सीधा रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये बिल्कुल हवा में फायर है। और इसको भी अभी तक, और उससे भी गुस्सा हो जाता है आंदोलन में। हाँ, ये है कि हाँ, इससे बढ़ जाता है कुछ, ये तो है। नहीं, बंगाल में तो मतलब अगर बिहार की बात करें तो 4-5 जिलों के अंदर ये पूरा मामला हुआ है। 2 एसपी सिवान के और एसपी घायल हो गए, मतलब कितना उपद्रव हुआ है। और छात्रों की तरफ से कुछ ऐसे लोग घुस गए थे जिन्होंने सुतली बम पुलिस के ऊपर फोड़े, पुलिस कई घायल हो गई, कुछ गोलियां चली, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करना पड़ी हवा में, उसके बाद पथराव और सब चीजें हुई है। तो बिहार तो वैसे भी छात्रों के आंदोलन के लिए, छात्रों के उग्र प्रदर्शन के लिए जाना जाता रहा है। पहले की सरकारों में भी किस तरीके से नौकरी को लेकर, टीचर भर्ती को लेकर छात्रों ने वहां पर प्रदर्शन किया था। तब तेजस्वी यादव सरकार में थे, कैसे लाठीचार्ज किया था, बाद में नीतीश सरकार का भी लाठीचार्ज हुआ। तो इस बार भी जिस तरीके से हुआ, और अगर इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर नजर नहीं आना तो ये सरकार के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, ये किसी मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन है। ये भी हो सकता है कि इस मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी लगता हो कि भाई मुद्दा तो ठीक है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, उनके परिवार के लोग भी जुड़े होंगे। पार्टी के खिलाफ होगा तो विद्यार्थी परिषद आता है, ये पार्टी के खिलाफ नहीं था, ये तो किसी मुद्दे को लेकर था। और वो मुद्दा सीधे सीधे केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ, तो सब जगह हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के अंदर हो रहा है। अब मध्य प्रदेश में भी हुआ है, बंबई में भी प्रदर्शन हुआ है, तमाम जगह प्रदर्शन हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये लगा होगा कि ये प्रदर्शन और ना बढ़े, इसलिए सरकार ने तत्काल फैसला लिया कि कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाए। अब बस ये है कि ये प्रदर्शन बढ़े ना। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म हो गया है, तो मुझे लगता है कि बिहार में भी शांत होना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से कल वहां उधम किया, हिंसा करने की कोशिश की, उनको गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया गया भोगुर जेल में तेज प्रताप। ठीक है, वहां वो भी हुआ, तेज प्रताप जी वाली तस्वीरें भी लगा दी। लेकिन मजेदार बात थोड़ी सी बड़े आगे की बात करना चाहता हूं। राहुल गांधी भी विदेश यात्रा से आ रहे हुए, तेजस्वी भी विदेश यात्रा से महीनों बाद लौटे। ठीक है सर, लेकिन बिहार में बहुत जबरदस्त प्रोफेसर साहब की बोल दूं, वो डॉक्टर जोशी के लिए मैं उनसे सहमत हूं कि डॉक्टर जोशी वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के पहले HRD मिनिस्टर रहे, और जो एजेंडा चलाने की बात हुई थी तब वो उस पर उन्होंने बहुत काम किया था, लेकिन वो पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में रहे हैं। वो जो उन्होंने पोस्ट किया वो प्रधानमंत्री जी को या शिक्षा मंत्री जी को भेज देते कि भाई इस पर ये राय है मेरी, इसको रखना चाहिए। लेकिन ये होता ना कि सिर्फ अपने ही घाव सबको दिखते हैं, उनके घाव कब से रिस रहे ये शायद किसी ने महसूस नहीं किया। मैं इसे एक थोड़ी आगे की बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि जीवन भर एक ही आदमी को क्या क्या चीज मिले सर। ठीक है कि एक मुद्दा ऐसा था, सब लोगों ने फिर इस पर जोर भी लगाया, स्वतःस्फूर्त भी कह लीजिए कई जगहों पर हुआ होगा, छात्र आगे होंगे, सब वॉट एवर।
कोई अगर ये लेकिन इतना बड़ा प्रकरण बन गया कि सरकार को झुकना पड़ा, इस्तीफा लेना पड़ा अपने मंत्री का पहली बार, तो इसके बाद फिर शायद कुछ और गंभीर अंदर आत्मलोकन हो रहा होगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। विवेकशील नेतृत्व ऐसे ही ऑपरेट करते हैं कि भाई देखें भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, कहीं कोई बड़ा गुण तो नहीं कहीं लग गया है। तो क्या आप लोग ऐसा मानते हैं कि ये कोई किसी एक बात को लेकर के सिमर कर रहा है किसी बात का विरोध, जो मतलब इस एक इशू से सिर्फ रिलेटेड नहीं है, जनरली वो जनरल इशू जो है ना, वो ट्रिगर पॉइंट होता है। इशू हमेशा आंदोलनों में भी कहीं पर भी जो होता है वो ट्रिगर पॉइंट होता है, और बहुत सारी चीजें सिमर कर रही होती हैं धीरे धीरे। लेकिन इसमें जो आपने कहा कि ये रिलेवेंट नहीं है प्रोफेसर साहब को, वो बहुत रिलेवेंट है। इसका मतलब ये है क्योंकि पार्टी भी अंदर कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है, इसलिए वो उसके साथ खड़ी नहीं दिखाई दी। भले ही वो उस आंदोलन में साथ नहीं दिख रही, लेकिन उसका जवाब देने के लिए उसके ताकत के साथ अलग तरीके से काम करने पर दिखाई देना चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी, ये भी सिम्टम्स है, इसको मैं सिम्टम्स के तौर पर देखता हूँ कि वो कैसे पार्टी देख रही है। मुझे तो ये लगता है पार्टी को पता ही नहीं था हमें करना क्या है। जब ये ऐसे सोचिए, इसका मतलब भी तो यही हुआ। तो जब दूसरे राउंड की बातचीत के से पहले की बात सुनिए। पहली बार गए, घर पे मिल लिए नड्डा जी के आंदोलनकारी। सेकेंड राउंड की जब बात होनी थी तो उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया था, हम अब किसी के घर नहीं जाएंगे, हम सरकार के मंत्रालय भी नहीं जाएंगे, यहां आइए या न्यूट्रल प्लेस पे जाइए। और क्या कहते हैं नड्डा जी का स्टेटमेंट है, कहां मिलेंगे सर, हमारे घर पे आ जाएं या हमारे ऑफिस में आ जाएं। ये मीडिया को दिया हुआ बयान है ना। हाँ, बिल्कुल। तो वही उस वक्त तक उनका सरकार का सोचना वही था, और रातों रात अगले दिन हम देखते हैं कि वो तो बीपी हाउस में या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वहां जाके मिल भी लिए। तो जब पार्टी को नहीं पता कि मेरी लीडरशिप जो है वो अभी कितनी लचीली हुई है, तो वो रिएक्ट क्या करेगी। एक वक्त तक तो पार्टी जो है अग्रेसिवली इसके खिलाफ बोल रही है, और अचानक फिर आप मुलाकात भी करते हो, जूस भी पिलाने चले जाते हो आप वांगचुक जी को, फिर आप कहते हो हमारे पास ही आना पड़ेगा, फिर आप उनकी चॉइस ऑफ वेन्यू पर जो है वहां आप चले जाते हो। फिर इस्तीफा तो बिल्कुल नहीं होगा। पार्टी को कैसे पता है कि इस्तीफा हो रहा है कि नहीं हो रहा, टॉप लेवल को छोड़ करके, और फिर अचानक इस्तीफा भी। पार्टी वाले तो एक दिन पहले तक डिफेंड कर रहे थे नहीं कि भाई इस्तीफे का क्या मतलब है। पार्टी वाले क्यों भाई, पार्टी कवर करने वाले जितने रिपोर्टर थे, और मतलब वो सुनते ये भी लग रहा था कि भाई कभी कभी तो अपनी बात भी मन की भी बोलनी चाहिए। पार्टी कवर करने वाले सारे रिपोर्टर कह रहे थे कि इस्तीफा तो नहीं होगा। अब वो अपने मन से थोड़ी कह रहे थे, वो क्योंकि तो कम्युनिकेट हो रहा, उनको फीलिंग आ रहा था, वही बोल रहे थे, उनको फीलिंग आ रही थी कि भाई ये कहना है। हाँ, धर्मेंद्र, यहां तक कि मैंने देखा कि एक बड़ा वर्ग धर्मेंद्र प्रधान के मतलब प्रशस्ति गान में लिख रहा था। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया वो उस वक्त चर्चा का विषय ही नहीं था। भाई उन्होंने बहुत कुछ किया है, सही में इतनी बड़ी राजनीति करके आए हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं, कोई इशू नहीं था ना। लेकिन जो मूल बात है जिसको मतलब थोड़ा और बढ़ाए जाने की जरूरत है, जो आप कह रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन ऐसा क्यों हो गया। एक तो पहली बात ये कि किसी आंदोलन के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता है, ये बार बार थोड़ा सा स्पष्टता समझना जरूरी है। ऐसा थोड़ी नहीं कि इस आंदोलन के खिलाफ कोई युवा मोर्चा निकल आएगा या कोई और निकल आएगा तो कोई वो लड़ाई लड़ पाएगा, नहीं लड़ सकता है। क्योंकि आंदोलन जब होता है तो मुद्दों पर होता है, मुद्दों के पक्ष में तो खड़ा हुआ जा सकता है, विपक्ष में सिर्फ बातचीत की जा सकती है, यानी आपके लॉजिक आ सकते हैं, आंदोलन नहीं आ सकता, नंबर एक। दूसरा, बड़ा वर्ग है जो पिछले 10-12 वर्षों से सरकार है, उसने, मैं निजी तौर पर मानता हूं कि बहुत कमाल के काम किए। लेकिन यह भी सच है कि बहुत से प्रश्न ऐसे थे जो सामने दिख रहे थे, और वो अंत में जाके घूम के क्या लग रहा था कि अरे भाई हो तो गया, लेकिन ये वाला तो नहीं हुआ। इसको लोग कह रहे हैं चलो ठीक है, मेडिकल में सीटें 2 गुना हो गई तो ये वाली बात नहीं करेंगे, पेपर लीक वाली। अच्छा चलो ये काम हो गया तो इसकी बात नहीं भी होगी तो क्या होगा। मुझे लगता है सरकार को यह समझना पड़ेगा, आपने एस्पिरेशन का जो बार है वो बड़ा ऊपर उठा रखा है, और ये जो जनरेशन है इसने 12 सालों से सिर्फ और सिर्फ वो क्या नारा था, अब की बार मोदी सरकार, वही नारा सुना हुआ है। तो जब उसको ये लगता है तो उसको लगता है कि भाई ये नेता तो यही है, काम तो सब यही कर रहे हैं, तो जो नहीं हुआ तो कौन जवाब दे, तो ये सरकार जिम्मेदार है। और जो भारतीय जनता पार्टी या उसका जो समर्थक वर्ग है वो ये समझ नहीं पा रहा, वो कहता है कि अरे भाई हमने तो वो देखा था 8 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, देखो 33 किलोमीटर बनती है। तो कह रहा भैया एथेनॉल में क्या है ये बताओ जरा उसको, तो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो रेसिंग कार में चलने जेन ज़ी को देने के लिए सरकार के पास कोई एलाबाई नहीं है कि ऐसा भी तो था। बिल्कुल, वो उनको वो असली चीज वही मतलब नहीं है उनको। और वो बात भी उसी तरह से करते हैं। भाई जैसे मैं कहता हूं ना कि हम अपनी गाड़ी में जा रहे थे, हमारी बेटी ने, कुछ साल पहले की बात है, जब स्वच्छ भारत शुरू हुआ था, तो गलती से वो कुछ नहीं था, टिश्यू पेपर था, वो कुछ था, तो हमने सोचा कि शीशा खोल के डाल दें,
बड़ी सफाई हम भी रखते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ निकाला उसने टोक दिया और नाम लेके कहा कि मोदी जी कहते हैं। तो बच्चों के दिमाग पे वो है, लेकिन जब वही हैं तो फिर दूसरी जो चीज आएगी उसको एड्रेस करने का तरीका सीखना। हालांकि एक बात मैं कह दूं सौरभ जी, आप वो थोड़ा एक दो डाल दिए होते वीडियो तो और मजा आ जाता, अच्छा रहता। मोदी जी सचमुच हैं तो कमाल के फिनोमिना। वो रात को जो 12 बजे सेल्फी ऐसे करके किया था ना, जिसमें उनका बड़ा सा चेहरा दिख रहा था, तो एक आई बच्ची, उसने कहा फ्रेंड्स इतनी दूरी से रखते हैं नहीं तो बड़ा बड़ा चेहरा दिखता है, फ्रेंड्स मोदी जी ने लिंगो बदल ली, फ्रेंड्स पे आ गए। हाँ फ्रेंड्स पर, लेकिन उसके आगे एक आया है कि मोदी ने तो कमाल कर दिया। एक वीडियो में तो जो रेगुलर यूट्यूबर हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो एक वीडियो में अपने को नहीं ठीक कर पाते। मोदी जी ने पहले वीडियो में 11:53 वाला वीडियो देखिए एकदम यहां से, और दूसरे वीडियो में बढ़िया अच्छे से एकदम जो प्रोफेशनल बढ़िया से रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर यूथ अभी भी मोदी की ही बात कर रहा है तो हमें जरा इस पूरे जो कहें कि इस घटनाक्रम है इसको समझने आपने थोड़ा सा टॉपिक जल्दी छेड़ दिया, मैंने उसको 2:30 बजे के लिए रखा हुआ था। ओहो कि खासकर ये जेनजी मिलेनियल्स ना, बिल्कुल बिल्कुल नौजवान, वो जो अभी व्यस्त हो रहा है और वो उससे 5-7 साल ऊपर वाला, इस वर्ग में क्या नरेंद्र मोदी साबित हो गए अनपॉपुलर हैं? तो कुछ डेटा के साथ हम लोग बात करेंगे, क्योंकि डेटा ही है ना, और तो कोई बात और रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, या ऐसे आंदोलन जो है वो रेफरेंस पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम लोग अलग अलग प्रदेशों में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे थे, तो मैंने सवाल विजय जी ने कहा कि भाई एक मुद्दा नहीं होता, कई मुद्दे होते हैं, छोटे मुद्दे कभी जुड़ जाते हैं, और एक मुद्दा जो है वो चिमनी की तरह होता है, सब कुछ वो सूख लेता है, सारा धुआं वहीं से निकलने लगता है। तो ऐसा कुछ होता रहा, ऐसा कुछ आप समझते हैं पिछले कुछ 10-12 साल में ऐसा हुआ है क्या? या अभी सब छोड़ी, 10-12 साल छोड़िए, अभी ये 2024 के बाद? नहीं, मुझे लगता है अगर मैं पूरे 12 साल की भी बात कर लूँ और 2024 के बाद की बात करूँ तो मुझे ऐसा नजर नहीं आता कि कोई ऐसा बड़ा मुद्दा रहा है जिसको लेकर जनता भारी असंतोष हो, कोई भारी असंतोष हो। कभी ऐसा मुद्दा नहीं रहा, और सरकार ने ऐसा कोई काम भी नहीं किया कि जिसको लेकर असंतोष उत्पन्न हो। जो प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझते थे कि उनकी सरकार से 2004 से लेकर 2014 तक की जो मनमोहन सिंह सरकार की जो कमियां रही, जो नाराजगी रही, उसको देखकर उनको इतना बहुमत मिला है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह बिहार में तो बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और इतना बड़ा मैंडेट सब चीजें हुआ, लेकिन अब ठीक है कि अब ये मामला ऐसा बन गया अचानक से, जिस तरीके से हुआ, सरकार थोड़ी इस मामले को हैंडल करने में सरकार से थोड़ी सी चूक हुई, लेकिन जिस तरीके से इस मामले ने लिया, लेकिन सरकार ने करेक्टिव स्टेप में तत्काल उठाया, सरकार ने तत्काल इस्तीफा लिया। सरकार ने यह भी नहीं कहा कि लंबे समय तक आंदोलन को चलने दो, सरकार ने यह भी नहीं कहा कि किसी तरह का उनके ऊपर दबाव डाला जाए, किसी तरीके से उनको कुचलने की कोशिश की कि भैया रात भर में आपको उठवा दिया। आप कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा असंतोष पढ़ना गलत है? बिल्कुल गलत है। देखिए ना, सरकार छात्रों के बीच किसी मामले को उस तरह की सरकार का भी देखी कि अभिजीत दीप के जब अमेरिका से लौटकर आते हैं, एक दिन की उनको परमिशन मिली थी 5 बजे तक बैठने के लिए, लेकिन वो बैठे रहे तो सरकार ने उनको उठाया नहीं वहां से, पुलिस ने भी उनको वहां बैठे रहने दिया, तो सरकार ने उनको पूरा मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। मतलब उतना ही नहीं, नॉट ओनली दैट, जब जिस दिन वांगचुक जी को अस्पताल ले गई पुलिस, उस दिन में नहीं उठाया पुलिस ने, उस दिन उस दिन कुछ पुलिस वालों ने मंच डिसमेंटल करना शुरू मना कर दिया, मना किया गया हम लोग ना, मंच इनका मंच मत हटाना। और जब हिंसा हुई उसके बाद भी पुलिस ने नहीं उठाया, जिस तरीके से पुलिस पर हिंसा की गई उसके बाद भी पुलिस ने नहीं उठाया, तो पुलिस ने आपको पूरा स्पेस दिया था। मुंबई की बात बता के आ जाता हूं बस, क्योंकि मुंबई में भी हुआ ये सब ना, आपने वीडियोस जो देखे होंगे तो मुंबई के भी बहुत सारे वीडियोस आपने देखे, उसमें भी वहां भी जो है युवा काफी बड़ी तादाद में सड़कों पर आए। उद्धव ठाकरे वो उनका काम था उसको गति देना, तो उन्होंने इस छात्र आंदोलन के बहाने महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश की, और उनके साथ आ गए हैं राज ठाकरे। दोनों आज मुंबई के दादर में विजय उत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस रैली में जेनजी को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। उद्धव ठाकरे की पार्टी या एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी, सबके कार्यकर्ता तिरंगा लहरा रहे थे, और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने यहाँ लोगों को संबोधित किया। सबसे पहले विजय उत्सव को राज ठाकरे ने संबोधित किया, और उन्होंने नीट पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले छात्रों के नाम पढ़कर सुनाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश के छात्रों ने दिखा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी वोट चुरा सकते हैं, लोगों का दिल नहीं चुरा सकते हैं। चलिए ठीक है, मुंबई का युवा तो वैसे भी थोड़ा सा और माना जाता है कि थोड़ा और टेक सेवी है, क्योंकि ये सारा मूवमेंट तो चला तो सर दोनों के बेटे है ना, राज ठाकरे के बेटा, उद्धव ठाकरे के बेटा, दोनों युवा है। क्या दोनों ने किसी जेनजी आंदोलन में भाग लिया? क्या जंतर मंतर आए थे? नहीं गए दोनों। अच्छा, आजाद मैदान में हुआ, उसमें दोनों के बेटे नहीं गए थे, राज ठाकरे गए थे उसमें। दोनों उससे थोड़ा ऊपर है ना। मैं बस एक ही चीज कहना चाह रहा था, देखिए वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, मुद्दों के आधार पर मांग रहे थे, तो आपके पास भी एग्जाम्पल था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा था, तेलंगाना में भी हुआ है, कर्नाटक के अंदर भी हुआ है, पंजाब के अंदर भी हुआ है, हिमाचल के अंदर भी हुआ था।
इन सारे मुद्दों को आप भी काउंटर नैरेटिव के रूप में खड़ा कर सकते थे, और ये दबाव जो है वो अभिजीत पर और या उन पर ये डाला जा सकता था जी कि यदि आप ये मुद्दे उठा रहे हैं तो आप इन सारे मुद्दे को भी लेके चलिए, इन सब का भी इस्तीफा मांगे। तो अभी जो हुआ है वो एक तरफा, इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार टारगेट पर थी, विपक्षी सरकारें टारगेट पर नहीं थी। अभिजीत दीपके से और दास से जब पूछा गया कि भाई पंजाब के भी तो पेपर लीक हुए हैं, तेलंगाना में भी पेपर लीक हुए हैं, कर्नाटक में भी पेपर लीक हुए हैं, और बहुत दिन पहले नहीं, हाल ही की ये घटना है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो उस पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि काउंटर नैरेटिव की बात थी, मैं इसका जिक्र करना चाहता कि काउंटर नैरेटिव आ सकता था। चलिए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म हो गया क्योंकि सरकार ने सारी मांगे प्रदर्शनकारियों की मान ली। अब जेनजी के इस प्रोटेस्ट से विपक्ष को बड़ी उम्मीद नजर आ रही होगी। जिस यूथ के दम पर मोदी सरकार पिछले 12 साल से सत्ता में है, यूथ का भी वोट मिला ही होगा ना। तो अब क्या वो यूथ चला गया, छिटक गया, अब वो सारा विरोधी हो गया? क्या यूथ किसी दुविधा में है? जो लोग इस आंदोलन में दिखे, क्या ये सारे सिर्फ मोदी के विरोधी ही हैं या इस मुद्दे को लेकर विरोध था? अभी तक हम चूंकि अब कुछ डेटा मैं आपको देता हूं, क्योंकि क्या मोदी की लोकप्रियता कैसे मापेंगे आप? किसी सर्वे से मापेंगे? किसी भी सर्वे से ज्यादा और प्रामाणिक होता है किसी इलेक्शन का रिजल्ट। तो वो मैं आपको कुछ डेटा दिखाने जा रहा हूं। यंग जनरेशन जो है वो हर चुनाव में बीजेपी की एक ताकत बनकर उभरी है सिंस 2014। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात से शुरू करते हैं। 40% युवा वर्ग मोदी सरकार के साथ था, तब बीजेपी को 303 सीटें आई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में 39% नौजवान वोटर बीजेपी के साथ आया था, 1% कम हुआ पिछली बार से। बीजेपी की सीटें लेकिन कम हुई। अब राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सब जेनजी की तरफ देखते हैं। वो वोट तो सबको चाहिए। बीजेपी भी युवा वोटर का अपना ट्रैक और मजबूत करने के टारगेट को लेकर के काम करती है। और ये सारा डेटा देखिए आपके सामने जो है वो आएगा अलग अलग ईयर वाइज भी आएगा, 24 का, 19 का, 1999 से लेकर 2014 तक हमने पूरा जो है इसको ट्रैक किया है कि किस पार्टी को कितना वोट मिला। अच्छा, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने, उन्होंने भी यूथ को लेकर एक बड़ा मैसेज दिया और उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को अपनापन देने की ज़रूरत है, संवाद करने की ज़रूरत है, उन्हें डिक्टेशन नहीं डिस्कशन चाहिए, ऑर्डर नहीं कंसेंसस, ये हमारा मैसेज होना चाहिए। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है, जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। अरे ये बयान मोहन भागवत जी का मेरे ख्याल से परसों का बयान है, लेकिन हाँ है बड़ा रेलेवेंट। और उस डेटा के साथ वो डेटा स्क्रीन पे रखिए जरा आप भाई। वो डेटा, ये डेटा का वो डेटा हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कि जो जितने लोग ये अब ये कहते ना कि सारा जेनजी मोदी का सिर्फ विरोधी है। इतनी बात जरूर ठीक है कि जो जेनजी है कहां से, कौन सी ईयर वर्ग से, किस उससे कहते हैं सर जेनजी को? ईयर वाइज होता है ना, ये तो जेनजी तो हो गया, जेनजी होता है 1997 से लेकर 2012 तक, मतलब 14 से लेकर 29 साल तक का, मतलब 15 साल का, मतलब हर एक ग्रुप 15 साल का। 14 साल वाला वोटर नहीं है, लेकिन 14 साल वाला फोन चलाना जानता है। बच्चा जो घर में है वो अवेयर हो चुका है, वो टेक्नोलॉजी समझ रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है लोगों के साथ, जुड़ा हुआ है वो। और उसको नहीं मालूम है कांग्रेस क्या है, राहुल गांधी क्या है, यूपीए क्या था, 10 साल मनमोहन सिंह प्रधान, उसको कोई मतलब नहीं। उसको ये पता है मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इतना पता है। और उसको ये पता है मेरे आसपास क्या हो रहा है। और 2029 तक वो क्योंकि जेनजी आता है 29 साल तक वाला, मतलब 30 साल तक वाला, वो क्या कर रहा है? वो नौकरी ढूंढ रहा है, उसको काम चाहिए, या वो परीक्षाएं दे रहा है, उसको रिजल्ट चाहिए, उसको दाखिला चाहिए कहीं। सो ये जो है ये वर्क एक्चुअली एस्पिरेशन वाला है, और इसीलिए ये सरकार के लिए ज्यादा चुनौती है, क्योंकि इसको जो चाहिए वो सरकार ही दे सकती है। ऑपोजिशन के लिए बड़ा आसान है, अगर इसमें कहीं असंतोष हुआ उसको बड़ा बना देना। गलत तो नहीं सर कहीं बात त्रिपाठी जी? ठीक बात है, लेकिन शुरुआत ही यहीं से करूं कि अभी तक तो सफल नहीं हो पाया अपोजिशन।
और नरेंद्र मोदी से नाराजगी, लेकिन नरेंद्र मोदी से ही उम्मीद, ये भी यूथ के साथ दिख रहा है। और जो मैं थोड़ा जल्दी कर गया था, मुझे नहीं पता था कि 2:30 वाले में आप बात करेंगे, तो थोड़ा जल्दी, लेकिन आप जरा सोचिए, वो तो जेनजी से भी पीछे का मामला है ना। छोटे छोटे बच्चे अगर नरेंद्र मोदी के उस मिडनाइट स्टेटमेंट पर कमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अट्रैक्ट तो मोदी कर रहे हैं उनको। फिर अगर वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यानी उनके बीच में वो चर्चा हो रही। और मेरा एक बड़ा स्पष्ट मानना है, मैं ये लगातार कहता भी रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कई बार मतलब अहंकारी भी दिखते हैं, अरे नहीं करेंगे, जो करना हो कर लो, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियन है वो आदमी। मतलब उनको अगर समझ में आ गया कि इस एक चीज से ठीक हो सकता है, तो वो काम वो ठीक कर लेंगे। लेकिन चूंकि उनको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप हर वक्त झुके झुके से दिखें, तो ये तो बड़ा खराब एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर को तो हमेशा ताकतवर दिखना चाहिए, एकदम जो कहेगा जो करेगा एकदम अड़ा रहेगा। लेकिन जरूरत पड़ी तो झुक गए, और इस बार भी ये होता हुआ दिखा। मुझे लगता है इसकी वजह से अभी भी वो गैप भी देख लीजिए ना, 18 से 35 साल वाला, ये हाँ 39 और 21, 24 का ही तो है ये। तो ये लगभग 40% वोट मोदी को मिला, मोदी को मिला, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर सरकार ने कोर्स करेक्शन कर लिया, जैसे कई बार कहते हैं ना, जैसे मोदी जी का एक वो प्रिय डायलॉग है कि ईश्वर ने मुझे ही इसके लिए भेजा, इस काम के लिए। अगर कहीं ईश्वर ने उनको शिक्षा के सुधार के काम के लिए भेज दिया होगा, तो आप समझिए नेक्स्ट 20 इयर्स तो फिर आप कोई लड़ाई लड़ ही नहीं पाएंगे, अगर इस सरकार ने उसको कर दिया। क्योंकि ढेर सारे ऐसे काम जो लोगों को लगते थे, जैसे गद्दा शहर, टूटी फूटी रोड, एकदम बेकार सा हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन पे गए तो वहीं पर टॉयलेट गिरा हुआ है, गंदगी, वो सब बदल गया। लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में ये हो पाए, और इसमें एक बड़ी चीज है, बड़ी तेजी में प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी बढ़ी है। आप जरा सोचिए ना, एक साथ अगर इतना तेजी में बढ़ेगा तो उसको क्वालिटी करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आप वो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, कहने को तो कोर्स खूब खुल गए, खूब बढ़िया हो गया, लेकिन ना तो उतने बढ़िया टीचर तैयार हुए, ना उतने अच्छे बच्चे तैयार हुए। अब जब दोनों नहीं तैयार हुए, तो लेकिन नौकरी तो दोनों को चाहिए, लड़ाई में उसी है। तो जो दोनों के बीच का अंतर है बहुत बड़ा। अगर एजुकेशनल रिफॉर्म नरेंद्र मोदी की सरकार कर पाई, तो सचमुच नेक्स्ट 20 ईयर जो यूथ होगा, शायद कहीं और देखना भी पसंद नहीं करेगा, अगर कर पाई तो। अरे एक फर्क और है, ये आप देखिए इसको, खास तौर पर जब से स्मार्टफोन आया, फोन भी तो डेवलप हुआ ना सबके साथ, एज के साथ। तो पहले वो छोटा वाला फोन जो है जिससे केवल बात हो पाती है, वो था शुरुआत में। अब तो बड़ा वाला फोन है, और सबके पास, सब हर वर्ग के व्यक्ति के पास जो है स्मार्टफोन आज लगभग आ गया है। स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो किसी ने मुझे ये भी कहा कि देखिए, भारत में जो लैक ऑफ डेवलपमेंट या बैकवर्डनेस थी किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर पहले थी बहुत, लेकिन ऐसे सर्कुलेट तो नहीं होती थी। आज तो वो फोन पर अमेरिका और स्विट्जरलैंड भी देख रहा है, और फिर वो अपने आसपास भी देख रहा है। तो उसको ये भी दिख रहा है कि भाई मुझे तो वैसा चाहिए ना, आप मुझे वैसा वाला क्यों नहीं दे पा रहे हो, मुझे वैसी वाली यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दे, मुझे करण जौहर वाली यूनिवर्सिटी चाहिए। वो आई थी जो पिक्चर करण जौहर की वाली, उसकी शाहरुख खान जी की पिक्चर, वैसी यूनिवर्सिटी दीजिए ना मुझे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी तो मिल गई सर। इसी फोन ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दे दी है, उसी पे ज्ञान लेके फिर सब ज्ञान देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा आप बोलिए। सच तो ये है कि हम एक मास एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूशन के रूप में इमर्ज कर रहे हैं, जहां हम डिग्रियां पैदा करते हैं, क्वालिटी पैदा नहीं करते हैं। दुनिया के जितने बड़े अच्छे कंट्री हैं, वहाँ पर 78% अमेरिका के अंदर जो है 78,000 PhD होता है। आज के दिन में भी हम यदि आप कहेंगे तो 16-17 हज़ार के 20,000 से ज़्यादा के आसपास नहीं भारत के अंदर PhD होता है। और वो क्या क्वालिटी होता है ये हम सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, कट एंड पेस्ट हमारे यहाँ अधिकांशतः जगह होता है। तो जो हम पैदा कर रहे हैं, हम एक भीड़ पैदा कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से। इसी बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बहुत बड़े हैं। आज के दिन में कम से कम 1500 यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ 1200-1300 जरूरत है ना, लेकिन उसकी भी मैं फिर बता रहा हूँ, तो आप नहीं पूर्ति कर सकते। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लेकिन वो यदि हमको मौका मिला है उन यूनिवर्सिटी में जाने का और उनके रिकॉग्निशन का, एक लाइन बोलूँ, आप जवाब उसका दीजिएगा। हाँ। कल दरअसल ये चर्चा होते हुए और जो मुझे समझ में भी आया, मुझे लगता है, मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, ये गेस्ट फैकल्टी का प्रचलन भी खत्म होना चाहिए, मतलब जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जो शोषण भी है। आप सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल करते चले जा रहे हैं,
जो प्राइवेट विश्वविद्यालय है वो और 25-50 हजार में लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बना के बैठाए हुए हैं। तो ये भी तो एक गंभीर समस्या है ना, आप उसको उस स्तर का देंगे ही नहीं। एक तो ये कि मशरूमिंग हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत खुल गई, और दूसरा क्वालिटी के हो ही नहीं पाए, उनको जिम्मेदारी नहीं, दूसरा काम कर रहे हैं। सोच रहे हैं चलो ठीक है भाई गेस्ट फैकल्टी बन गए, वो कर लिया, उनका कोई पता नहीं, भविष्य का पता नहीं। देखिए गेस्ट फैकल्टी कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत कम संख्या में होती है, परमानेंट ही हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। टेम्पररी में जो गेस्ट हुआ सो हुआ, नहीं तो हमारे यहाँ परमानेंट ही स्थिति होती है। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है वहाँ हमको जाकर के यूजीसी की तरह टीम से हमको मौका मिला है 20,000 रुपये पे, 25,000 रुपये पे। जब आप 20,000 रुपये पे, 25,000 रुपये पे आप ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप रखेंगे तो क्या क्वालिटी आप पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, जो आप नेट पैदा कर रहे हैं उसमें बहुत बड़े घपले हो रहे हैं। ये सब डिस्कशन भी हो रहा है हमारे प्रोग्राम में, ये बातें नहीं, यही सब बात होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ एजुकेशन रिफॉर्म पर वो सारी बात, सारी बातें, लेकिन मुझे एक बात कह रहे हैं कल संसद में भी ये सब बात। अच्छा ये कहना बड़ा एक लाइन सिर्फ बोल दूं, नीट पर तो है ही, नेट जो यूजीसी की पात्रता है शिक्षकों को पढ़ाने वाली, उसमें कितने बड़े घपला है देश में। हर जगह आप देखेंगे तो समस्या ही दिखेगी, लेकिन क्या आप उसके उपचार की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरा मानना है बढ़ रहे हैं। अब आपने कहा, आपका तो विषय है एजुकेशन, आपने कहा कि भाई 20,000 रुपए में पढ़ाने वाला व्यक्ति जो लगेगा वो क्या पढ़ाएगा किसी को। ठीक है, आपकी बात एक स्तर पर ठीक हो सकती है, मैं इसको हेल्थ वाले से जोड़ता हूँ। अब आइए, इतने एम्स खुल गए, क्या आप उन एम्स की फैकल्टी को या एम्स के उन डॉक्टर्स को जो कहीं किसी और शहर में हैं, क्या आप दिल्ली के एम्स से उसकी तुलना करेंगे? नहीं कर सकते ना। इसका मतलब, लेकिन क्या वहां एम्स नहीं खुलना चाहिए? आप कहीं तो शुरुआत करोगे, तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं, एम्स की आपने बात की, एम्स तो छोड़िए, आप मत बनाइए। जो आपके सरकारी अस्पताल है आप उनको ठीक कर दीजिए, उस सरकारी अस्पतालों की हालत देखिए। आप वही सुधार दोगे, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दोगे, उनके अंदर आप इक्विपमेंट्स दे दोगे, बेहतर डॉक्टर दोगे, सुधार दोगे, तो वहां आदमी जाएगा। शिक्षा माफिया का देखिए आप, कोचिंग तंत्र पूरा शिक्षा माफिया, आप देखिए किसे कोचिंग माफिया चल रहा है पूरे देश के अंदर। आप उसके अंदर लगाम, चीन के अंदर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं वहां पर, आपका लगाम लगाइए ना कि किस तरीके से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं कोचिंग संस्थान, यही पेपर लीक करते हैं, यही पेरेंट्स अपने को बेच रहा है। सरकारी स्कूलों की आप हालत देख लीजिए, क्या हालत है सरकारी स्कूलों की। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितने बड़े बन रहे हैं, तो फिर इस आंदोलन का सरकारी यूनिवर्सिटी की हालत देख लीजिए आप। क्या नारा लगाते थे एबीवीपी वाले आप लोग? नहीं, वो तो नारा था, बात सही है 100%, शिक्षा व्यय हो 10%। हाँ, तो भाई कम से कम सरकारी स्कूल रोज बंद कर रहे हो आप ना, बजट का। हाँ, तो बजट रोज सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं आपके। शिक्षा व्यय और स्वास्थ्य व्यय बढ़े कम से कम। अभी 2.5 है, अभी 2.6 3 भी नहीं हो पाया है। 2.5 लेकिन इसमें एक लाइन जो समीर जी ने कहा उसको थोड़ा और बढ़ा दें। ये आप सोचिए, सरकारी यूनिवर्सिटी में तो जहां कम फीस है वहां तो टीचर को बढ़िया सारी सैलरी है, सब कुछ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जहां मोटे पैसे वसूल कर सारे कोर्सेज चल रहे हैं, वहां शिक्षक को, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर को क्यों पूरे पैसे नहीं मिल रहे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जो अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो यहाँ से भी बेहतर पैसा दे रहे हैं। लेकिन वो बड़ी छोटी संख्या, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे वो सैलरी दे रहे हैं। जो छोटे छोटे मशरूम कर करके विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं जनरल उनमें मैं सर एक बात और करना चाहता हूँ, ये तो चलिए बड़ा अच्छा डिस्कशन। इसको समझिए कि यूजीसी ठीक काम नहीं कर रहा, हम लोग संस्था भी बिल्कुल यूजीसी की जवाब बनना चाहिए। बिल्कुल। एक दूसरी बात जो कि जेनजी की बात हो रही है, तो एक चीज और बड़ी साफ समझ में आई, वो ये दो बातें करता हूं उनके साथ। पहले तो ये कि देखिए, जब ये सोशल मीडिया आया ना, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप तो मैसेजिंग ऐप है, मैं उसको नहीं मानता। सोशल मीडिया बेसिकली प्लेटफॉर्म्स जो हैं दूसरे, ट्विटर, फेसबुक और मोटे तौर पर इंस्टाग्राम, इन तीन को सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनको माना जाता है। तो हमसे भी अपेक्षा होती है लोगों की, भी आप मीडिया कर्मी है तो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ, बहुत से लोग बहुत एक्टिव है उसके अंदर। बीजेपी ने भी तो एक बार ये शर्त रख दी थी कि भाई टिकट चाहिए तो इतने तुम्हारे फॉलोअर होने चाहिए। ठीक है, ये तो ऐसा नहीं कि उनको इसकी उपयोगिता नहीं समझ में आती, लेकिन इसमें भी ये जो जेनजी है, ये दिख रहा है कि ये इंस्टाग्राम पर है, ये ट्विटर पर शायद उतना फॉलो नहीं करता, इंस्टा पे ही है वो, इंस्टाग्राम पर। ये इससे जो है ये दिख रहा है कि उसको अपने तरीके का प्लेटफॉर्म चाहिए, आप उससे वहां जाके बात करो। तभी प्रधानमंत्री ने वो वीडियो बनाई जिसका जो जिक्र है वो आप कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो तुरंत समझ गए ना बात को कि कहां पर बात करनी है, किन से बात करनी है, उसको किस प्लेटफॉर्म पे बात करनी है, इसलिए वो तुरंत इंस्टाग्राम पर आ गए। बिल्कुल। और आपने बात की ना भारतीय जनता पार्टी में बहुत, वो भी प्रधानमंत्री का दबाव था। हाँ, प्रधानमंत्री ने वो जिस समय बात की थी तब वो ट्विटर का जमाना चल रहा था, तो उस समय उन्होंने इसकी बात की। लेकिन क्या है, मैं बार बार बात कहता हूँ कि वो चलते इंस्टाग्राम पे पिछड़ गए, प्राइम मिनिस्टर चलते हैं बुलेट ट्रेन पे
और बाकी जो पार्टी चलती है वो पता नहीं कौन सी ट्रेन पर चल रही है, मुझे नहीं पता। तो वो ट्विटर पर उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कह दिया तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लोग रख लिए जो ट्विटर पर कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे ना। आपको किसी प्लेटफॉर्म पर होकर आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कर दिया, आप क्या उसको, सुषमा जी बहुत बेहतर इंटरेक्ट करते हैं। सुषमा जी आप बताइए कि किसी तरह के, मतलब वो एक केवल उस ट्विटर को यूज करके ही सबसे लोकप्रिय विदेश मंत्री हो गई थी। तो वो आप उस प्लेटफॉर्म को कैसे, नए जमाने का प्लेटफॉर्म है ये इंस्टाग्राम। और ये मैसेज है भाई, प्राइम मिनिस्टर क्यों आए? आप, हम सब लोग इस पर बहस करें कि वो राष्ट्र के नाम संबोधन क्यों नहीं दिया। उनको परवाह ही नहीं है ना विजय त्रिवेदी और सौरभ की। वो जिनसे बात करनी उनसे इंस्टाग्राम पर रात को 12 बजे बात कर ली, और वो 12 बजे सुनता है। नहीं, हम उस वक्त बहस नहीं कर रहे थे उस समय कि ये 300 मिलियन से ज्यादा जो इस्तीफे का फैसला हुआ, ये भी अगर प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पर आकर डाल देते तो वो अलग ही खेल हो जाता। आपकी मांग थी, आपकी बात मान ली मैंने, तो वो अलग बात। और इसके अलावा इसके साथ एक पैरेलल बहस चल रही है, और वो इस मूवमेंट के बाद और प्रबल होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार अब उस पर आगे बढ़ेगी। कुछ देशों में, दुनिया में एक उम्र तक के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है, कम उम्र के लिए, कम उम्र के लिए 14 साल, 16 साल कर दिया। भारत ने भी ये मांग उठी कि साहब बंद करो इसको, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इसके बाद अब कोई हिम्मत करेगा। अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन होना तो चाहिए। मतलब ये भी अगर बात करें, क्योंकि देखिए उस पर क्या कंज्यूम क्या कर रहे हैं बच्चे। 16 साल से कम के बच्चे दिन रात वो उठ गए, बैठ गए, कहीं खड़े हो गए, कहीं कुछ कर दिया। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए सब अच्छा है, उनके कम्युनिकेशन के तरीके हो सकते हैं, लेकिन सचमुच क्या 16 साल से नीचे के बच्चों को वो सारा कुछ, उतना कंटेंट उनके दिमाग में भर दिया जाए? जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये जितना जीबी, जितना टीबी, जितना स्क्वायर क्यूब या जो भी लगाते चले जाए, है तो वही ना। उसको प्रोसेस करने की, आपकी प्रोसेसिंग अगर पूरी की पूरी उसी तरह के कंटेंट से हो रही है तो आपका आउटपुट भी उसी से आएगा। जैसे YouTube है, YouTube ने बड़ा क्लियर किया कि वो उसने बच्चों के लिए एक अलग दिया, अलग कर दिया कि भाई इसमें वैसा कंटेंट नहीं होगा जो YouTube पे आपको कुछ भी देख सकते हो। मुझे नहीं पता इंस्टाग्राम पे या किसी और जगह, इंस्टाग्राम पर वहां तो आप सब कुछ, वहां पे तो आप जो कुछ दुनिया परोस रही है सब कुछ देख, आप चाहें तो कर सकते हैं, खुला मैदान है, चाहें तो कर सकते हैं। जैसे वो लॉक करके, मतलब हमें उसका मैसेज आएगा, पेरेंटल लॉक होता है, पेरेंटल गाइडेंस होता है, वो सब होता है। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि 16 साल तक बच्चों को क्यों इसको देना? भाई अपने माँ बाप से बात करें, दोस्त से बात करें, बगल वाले से बात करें, दुनिया देखें, किताब देखें, सब छूट जाएगा। नहीं रोक सकते, वो नहीं रोक सकते। अब जमाना बदल गया। सर स्कूल का होमवर्क बच्चों को मोबाइल के मैसेज, व्हाट्सएप पे मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आप जो कंटेंट परोस रहे हैं। अब आप इंस्टाग्राम पर तो अश्लील रील भी आती है, क्या वो बच्चे के सामने जाने से रोक सकते हो आप? सर आपको क्षणिक कर दे रही है, असली समस्या समझिए। इंटरनेट से समस्या नहीं है। इंटरनेट पे कहां आप बैठ के पढ़ेंगे, कोई न्यूज पढ़ेंगे या कोई खबर पढ़ेंगे या कोई रिसर्च और पढ़ेंगे? आप यूं स्वाइप करेंगे, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, खत्म। ये खतरनाक है, ये भी एक पहलू खतरनाक है। इस आंदोलन की मैसेजिंग हुई इंस्टाग्राम से? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत जम के, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जो, जिसको हम कहते हैं ना कि एक तो मैसेजिंग है, दूसरा जो मीम्स मैसेजिंग है वो कहां तक जाएगी ये भी देखना पड़ेगा। सरकार को कम्युनिकेशन के तरीके बदलने पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल कम्युनिकेट कैसे करें, और जो जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि जेनजी या जो उसके बाद वाला भी हो गया है, वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। एक लाइन में छोटी सी बोलूं कि बच्चों की बात हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पूरे आंदोलन का, प्रधानमंत्री का जो मैसेज है ना, वो ये है कि हमें अब उनको समझने की जरूरत है। वो तो जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, उसको रोकना तो मुश्किल काम है। आप जो नई जनरेशन है, जो नए यंग लोग हैं, उनको समझने की कोशिश हमें करनी है। बाला साहब देवरस की एक बात मुझे याद आती है कि बोले ये जिंदगी का ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए कि ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। वो आपको ब्लॉक करता है नई चीजों को समझने से। और इस मामले में मैं हमेशा प्रधानमंत्री की तारीफ करता हूं कि वो कहीं से भी आगे निकल जाते हैं। जहां आप सोच रहे होते हैं वो उनको समझ में आता है कि किस जगह पर पहुंचना है, वो इमीडिएट इफेक्ट से उसके साथ चलते हैं। हम लोगों की, हम तो विद्वान है ना खुद ही, तो हम नहीं समझना चाहते कि क्या हो रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ बच्चों को तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपको तो विद्वान हम लोग नहीं मैं कह रहा हूँ हमें बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को समझने की जरूरत है। इस पूरे आंदोलन का मैसेज भी यही है। हमने उसको नहीं समझा। आप कोई गैप महसूस करते हैं क्या? आप तो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, आपके पास तो वही बच्चा आता है जो 12वीं पास करके आता है। कितने साल, 16, 17, 18 साल का बच्चा? हाँ बिल्कुल नहीं, वो आज के दिन में वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। जो चीज़ें हम लोग सोचते थे, हम लोग जाते हैं कोई चीज़ जब पढ़ाने जाते हैं तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। वही तो, क्योंकि पहले जब हम जब देते थे उनको तो लगता था कि हम ही दे रहे हैं, वही अंतिम है, उसके बाद हम उनको रीडिंग लिस्ट देंगे। लेकिन जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसी समय वो एआई को डिक्टेट करते हैं और कहते हैं कि जो पढ़ा रहा है ये ठीक है, फैक्ट पढ़ रहा है नहीं पढ़ा, अच्छा चेक कर लेते हैं। हाँ एकदम ठीक। फिर आपके आगे क्या है, क्या और काउंटर क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन फोन अलाउड है सबको?
फ़ोन से अलाउड है। हमारे क्लास में, हम अपना क्लास में इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि जब 2 घंटे का क्लास है तो उस समय कोई अलाउड नहीं है इन सब चीज़ों को। इस मामला में मैं डिक्टेटर हूँ अपने क्लास का लिए। ऐसा विद्यार्थी भी मानते हैं कि भाई जो चलाना है चला लो, जब सर आ गए तो फिर नहीं है मानते। समझेंगे? हाँ, लेकिन फोन सबके पास है, हर बच्चे के पास जो है। दूसरी बात है कि अब हो क्या गया है कि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि आप उनको कोई असाइनमेंट दीजिए, तुरंत वो AI पे डालते हैं और AI पे डाल करके उसको निकालते हैं और निकाल करके अपने लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके आपको दे देंगे। लगेगा दुनिया का कितना शानदार ये पेपर लिख करके ले आया है। मज़ेदार बात है, हम लोग, हमारे पास सॉफ्टवेयर है पकड़ने का कि AI कितना यूज हुआ है, प्लेगराइज कितना हुआ है, इसका भी वो काउंटर निकाल करके खड़े हुए हैं। एक चीज समय कमी है, लेकिन इस विषय पर बात हो जानी चाहिए। ठीक है, सरकार ने सारी मांगे मान ली, सब कुछ यंग जनरेशन को समझना पड़ेगा, उनके मुद्दे समझने पड़ेंगे, हमें भी समझना पड़ेगा, हमें भी उनके प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सब ओके, फाइन। इस पूरे प्रकरण में एक चीज और जो सबने ऑब्जर्व की, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता। अभी आपने लैंग्वेज शब्द इस्तेमाल किया, भाषा। जो भाषा बोली जा रही थी, जो नारे लिखे जा रहे थे, गालियां थी, वीडियो बनाए जा रहे थे, गालियां थी, बेसिकली सब गालियां। किसको थी छोड़ दीजिए, बात में कह रहा हूं। किसी ने कहा कि क्या पढ़ा रहे हो आप लोग स्कूलों में, कॉलेजों में, क्या पढ़ा रहे हो? नहीं, जो कहां से आ रहा है ये जो घरों में तो नहीं बताया जाता। नहीं, आपने सही कहा, ये बहुत अच्छा सवाल किया। और ये इंटरनेट की भाषा है, ये इंस्टाग्राम की भाषा है, ये ट्विटर की भाषा है। हम एक हिंदी में बोलते हैं प्रयत्न लागो, माट साहब बोलते थे ना, माट साहब, हाँ, मास्टर साहब बोलने के जगह माट साहब बोलते थे। तो इंटरनेट पर ऐसी जिन चीजों को पहले हम समझते थे कि अरे बाप रे, ठीक है, वो ये भी उनके टेक्नोलॉजी की देन लिए है। वो उनके लिए सामान्य शब्द आप हो बोले गया सर, है। आपके तो इसी आयु वर्ग के नहीं बिल्कुल, बालक हैं। लेकिन देखिए इसमें मतलब मैं तो ये मानता हूं कि इसमें शिक्षकों का तो दोष है, उनसे ज्यादा बड़ा अभिभावकों का दोष है। आप जब दिन भर रील में लगे हुए हैं तो आप उनको कौन सी भाषा बताएंगे, उससे ज्यादा तो वो भाषा वो सीख रहे हैं। आपकी भाषा तो बात ही नहीं हो रही ना। आपका बच्चा अगर 7 घंटे 8 घंटे से लेकर 16 घंटे अपने कमरे में रहता है तो फिर आप तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ये बच्चा किस क्लास में है जी? आपका बच्चा किस क्लास में है? दोनों का इस बार बोर्ड है, 12वीं 10वीं। 12वीं 10वीं। तो हम उसी आयु वर्ग की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और मेरी उनसे बात हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2 लेयर में आंदोलन। लेकिन यह भी सच है कि आप अगर उनसे बात करते हैं, अगर आप उनको कन्विंस करते हैं, अपने लॉजिक्स देते हैं, तो वो रिसीव भी करते हैं। कहीं कहीं वो अड़ते हैं, ऐसा नहीं, कहीं कहीं वो अड़ जाते हैं, कन्विंस करना जरूरी है, लेकिन वो कन्विंस करिए तो। दूसरा, क्या आप उनको अपने आसपास का समाज समझा रहे हैं या वो अपने पीयर ग्रुप में ही, सोसाइटी का जो दूसरा पीयर ग्रुप है उसमें भी आप ले जा रहे हैं क्या? और अगर आप मां बाप के तौर पर नहीं ले जा रहे हो, करेंगे टीचर क्या सिखा रही है, एक टीचर को 40 बच्चे हैं, उसको आप दोष दे देंगे। आपके 2 बच्चा, 1 बच्चा है, उसका आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो असली संकट वहां है। तो लैंग्वेज वो जहां से सीख रहा है, आपकी अपनी भाषा इस आंदोलन ने तो बहुत कुछ पेरेंट्स सीखने को दिया है। पेरेंट्स ऐसे भी जो घर में गाली देते हैं, मतलब पेरेंट्स भी ऐसे जो घर में गाली बहुत नॉर्मल बोलते हैं। सर, गाली की बात ऐसे तो ये है कि सबको पता है कि वो जो आप अपने उस पर क्या कहते हैं, OTT पर जो ऐप पे देखते हो, जितने सीरियल और वो सब कुछ, उसमें क्या भाषा नहीं होती है, उस पर कोई रोक है? सारी गालियां तो वहीं दिख जाता है। और अब कितना रोकोगे आपके बच्चे को कमरे में भेजो, हमको देखना है ये वाला सीरियल? नहीं, मैंने कहा बैठा है सौरभ जी, भाई टापू नहीं है ना। एक छोटा सा, अच्छा आपने कहा, उसको ये पता होना कि ये गाली देना गलत है, वो जनरलाइज ना हो जाए। मैंने गाली दिया यार, ठीक है, मेरा दोस्त भी गाली देता है, नहीं गाली अगर किसी ने दिया तो गलत है। ठीक, तो ये एहसास होना चाहिए। ओके सर, बहुत अच्छी बातचीत हो गई आज, बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका।